स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं ना चैप्टर वाइज कराऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, इसमें बॉटनी पोर्शंस में कौन कौन सा, केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस है। ये फुल सिलेबस नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज है ये। और सिर्फ एक एक चैप्टर भी नहीं है। जैसे बॉटनी में है लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, जूलॉजी में एनिमल किंगडम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से 4-5 टेस्ट में आपका पूरी की पूरी 11th 12th सारे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और ज़्यादा 5-6 होते हैं, शायद 5-6 है इसके टेस्ट। ठीक है, फिज़िक्स में देखिए, फिज़िक्स में यूनिट है, मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे पास टॉपिक है। इनमें जो फिज़िक्स केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इम्पोर्टेंट होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होंगे वो हम आपको करा देंगे। बाकी बॉटनी जूलॉजी में जो ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं ना, ये जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं, ये चैप्टर रहेंगे। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बॉटनी से। बॉटनी में देख लीजिए कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आप पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चंस को समझना है, फिर आपको खुद क्वेश्चंस करने हैं। देन मैं बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। जैसे प्लांट विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करेगा? आपने पढ़ा होगा हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इनमें से देखिए कौन कौन सा है। फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस है, स्पाइरोगेरा है, कल्प है। अब इसमें से आप बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं बताऊँगा तो इससे अच्छा मैं लिखा लिखा आपको दिखा दूँ ना, तो आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें भी आपको रिवाइज हो जाएंगी और अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। देख लीजिए, 101 में हैप्लॉन्टिक एल्गी है। हैप्लॉन्टिक एल्गी जो होते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का जो पॉइंट है एज इट इज़ मैंने लिखे हैं। जैसे हैप्लॉन्टिक एल्गी है, तो मोस्ट ऑफ द एल्गी सच एस वॉलोक्स, स्पाइरोगेरा, क्लाइमेडोमोनास जो होते हैं, ये हैप्लॉन्टिक एल्गी होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक एल्गी की जो एग्जांपल्स हैं, एक्टोकार्पस है, पॉलीसिफोनिया है, केल्प है। जिसमें से एक्टोकार्पस और केल्प कैसे है, ये हमारा ब्राउन एल्गी है। पॉलीसिफोनिया कौन सा है? रोडोफाइसी है। डिप्लॉन्टिक एल्गी में डिफ्यूकस आता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक एल्गी यानी जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रही है। तो हमने तो पहली बात तो पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैनी ऑफ द एल्गी शोज करती हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक एल्गी जो जो होती है, ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी शो करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है वो ब्रायोफाइटा, और डिप्लोहैप्लॉन्टिक जो है ना वो जो है ना टेरिडोफाइटा। और डिप्लॉन्टिक एल्गी जो है ना वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म शो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एल्गी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं कि कुछ एल्गी जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो करती हैं और कुछ एल्गी डिप्लॉन्टिक भी शो करते हैं। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी के बैक पोर्शन में लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे डिप्लॉन्टिक एल्गिस में फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में रोडोफाइसी और पियोफाइसी दोनों ही हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी दोनों ही हैं। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हैप्लॉन्टिक एल्गी होते हैं वो सारे के सारे जितने क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं वो होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, क्लामोडोमोनास बिलोंग टू द किंगडम ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में आप क्लामोडोमोनास बिलोंग करेगा? देख लीजिए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं किंगडम मोनेरा का। मल्टी सेलुलर प्लांट है, ये प्लांट ही हो गया। मल्टी सेलुलर फंजाई, ये फंजाई का पोर्शन हो गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन से किंगडम में आप इसको प्लेस करोगे क्लामिडोमोनास को? देखिए, अब इससे एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखे हुए हैं, आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर खुद ही देख लो क्या है। लेकिन मैं इसका जो मेन पॉइंट है, मेन एसेंस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कौन से एसेंस है, कौन कौन से अलग पॉइंट हमें यहाँ से मिलते हैं। वो सारी चीज़ें आपको लेके करूँगा कि जिससे आपके चैप्टर्स हो ना बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। देन सेकंड, अब यहाँ पे देखिए फैक्टम क्लासिफिकेशन में क्लामिडोमोनास कोलोरेला, ये पहले कहाँ प्लेस थे? प्लांट में प्लेस थे। ठीक है, और अब कहाँ प्लेस्ड होगा? किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस्ड हो गए। इसी तरीके से पैरामीशियम और एमोबा, ये कहाँ प्लेस थे? एनिमिलिया में प्लेस थे, लेकिन अब कहाँ पर हो गए? किंगडम प्रोटिस्टा में हो गए। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में हो गए। यहाँ पे क्या था? प्लांट में क्लामिडोमोनास कोलोरेला और पैरामीशियम और एमोबा एनिमिलिया में हो गए। ठीक, इसके बाद आते हैं मार्क द करेक्टली मैच फैमिली ऑफ द कैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
किंगडम प्रोटिस्टा के जितने मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ये ध्यान रखेगा, अगर यूनिसेलुलर यूकेरियोट बोला जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, वह यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। आता है मार्क द करेक्टली मैच फैमिली ऑफ द कैट फेलिडी बॉटनिकल गार्डन। आप इसका आंसर खुद ही देख लो क्या है, पहले आप खुद ही आप जज करो क्या इसका आंसर होना चाहिए, और अगर आपको नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू करें। फैमिली ऑफ द कैट फेलिडी बॉटनिकल गार्डन डेड प्लांट स्पेसिमेन हर्बेरियम स्टोरेज ऑफ लाइव प्लांट स्पेसिमेन एंड म्यूजियम लाइव एनिमल स्पेसिमेन। तो इसमें इससे रिलेटेड हमारे जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे बॉटनिकल गार्डन है, पहले तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर देख लीजिए। फैमिली ऑफ द कैट, कैट की जो फैमिली होती है फेलिडी होती है, बिल्कुल सही बात है। बॉटनिकल गार्डन डेड प्लांट स्पेसिमेन, डेड प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, गलत जवाब। बॉटनिकल गार्डन में डेड प्लांट नहीं होते। हर्बेरियम में स्टोरेज ऑफ लाइव प्लांट स्पेसिमेन, नहीं, लाइव प्लांट स्पेसिमेन का स्टोरेज नहीं होता, वहाँ पे डेड किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, तब उसको प्रिजर्व किया जाता है हर्बेरियम की शीट्स में। म्यूजियम में देखो लाइव एनिमल स्पेसिमेन, लाइव होते नहीं है, लाइव हो जाएंगे तो वो टूट फूट के आप बाहर नहीं निकल जाएंगे, तो वहाँ पर भी इसको मार के ही रखा जाता है। अब इसमें से हम देखते हैं एनसीईआरटी से हमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं। जैसे 103 में बॉटनिकल गार्डन के बारे में अगर पूछा जाए तो बॉटनिकल गार्डन क्या चीज़ है, एक स्पेशलाइज गार्डन जो होता है जिसमें कि लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है फॉर रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन पर्पज से, आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए और रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। और हर एक प्लांट जो है ना वो उसमें लेबलिंग होती है, और लेबलिंग में इंडिकेट करता है कि उसमें बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम होते हैं और उसकी फैमिली का नेम होता है। तो फैमिली उसमें लिखी होती है हर एक प्लांट में, जो हर एक प्लांट में लेबल बना होता है और उस लेबल में बॉटनिकल साइंटिफिक नेम प्रेजेंट होता है। साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम वहाँ पे लेबल हुआ होता है, फैमिली का नेम वहाँ पे लेबल हुआ होता है। ठीक है। देन फेमस बॉटनिकल गार्डन, ये हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि हर एक प्लांट में इंडिकेट कौन सा होता है, तो बॉटनिकल नेम बोले साइंटिफिक नेम बोलो दोनों एक ही बात है। और उसके बाद फैमिली भी होती है, इसमें फैमिली भी लिखी होती है कि उस फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें इसके साथ साथ बॉटनिकल गार्डन के हमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जैसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है, जैसे न्यू क्यू में है, इंग्लैंड में। क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड में फेमस बॉटनिकल गार्डन। और इसके बाद है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये हावड़ा इंडिया में, हावड़ा होता है ना कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज में, तो वहाँ पर हावड़ा जो है ना वहाँ पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, इंडिया में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एनबीआरआई है। एनबीआरआई कहाँ पर है, लखनऊ में ये वहाँ पर प्लेस्ड है। अब यहाँ पर से कन्फ्यूज़न होता है कि बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरियम में क्या डिफरेंस है। हर्बेरियम के बारे में जानते हैं, सभी को पता है। जैसे इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन होता है जो ड्राइड प्रेस और प्रेजर होते हैं शीट में। ये जो शीट होते हैं किस तरीके से अरेंज होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए के तरीके से यूज़ होते हैं। एंड इट इज़ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, यानी हमें अगर हमें क्विकली हमें किसी भी चीज़ को अगर हमें स्टडी करना है कि हमें एज इट इज़ मुझे वो किसी चीज़ को मैं किसी चीज़ को हमें पढ़ना है तो क्विक रेफरल सिस्टम जो है ना वो हर्बेरियम है, कि हर्बेरियम से हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमारी कवर हो गई, बॉटनिकल गार्डन हो गया, हर्बेरियम हो गया। ये दोनों तो गलत हो गए, एक ही बची फैमिली ऑफ द कैट। कैट की फैमिली क्या है, फेलिडी है। ठीक है, कैट की फैमिली क्या चीज़ है, फेलिडी है। एल्बुगो बिलोंग टू द क्लास ऑफ द फंजाई हैविंग हाइफी, तो एल्बुगो जो है ना वो कौन सी बिलोंग करती है, क्लास ऑफ फंजाई जिसके पास हाइफी क्या है। तो पहली बात तो ये देखो एल्बुगो कौन सी क्लास को बिलोंग करती है, देख लीजिए एल्बुगो कहाँ किस में बिलोंग करती है। एल्बुगो देखो पैरासिटिक फंगस और मस्टर्ड है, मस्टर्ड पे पैरासिटिक फंगस जो होती है उसको हम एल्बुगो कहते हैं। राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड, म्यूकर होता है, म्यूकर हो गया। ठीक है, ब्रेड मोल्ड में हमारे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, राइजोपस होते हैं। और ये सारे के सारे क्लास फाइकोमाइसिटीज़ को क्लास होती है, क्लास फाइकोमाइसिटीज़ को जो है ना बिलोंग करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फंगस हो गया। एल्बुको, एल्बुको हमारा कैसा है, पैरासिटिक फंगस है, फाइकोमासिटीज है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि उसमें हाइफी कैसा होगा, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरी जो क्लासेस होती हैं फंजाई की उन सब में सिर्फ क्लास फाइकोमासिटीज़ ही एक ऐसी क्लास है जिसमें कि हाइफी ए सेपरेट होते हैं और बाकी सब में सेपरेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स भी आप देख लीजिए, अगर कभी पूछा जाए फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर कौन से हैं तो एल्बुगो, राइजोपस, म्यूकर। तो इन तीनों में क्या होता है, हाइफी कैसे होता है, ए सेपरेट होता है। ए सेपरेट का मतलब क्या है, वहाँ पे सेपरेट सेप्टा जो है ना वो एब्सेंट है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंट है।
सेक्सुअल एक ऐसी फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो कौन सी ऐसी फंजाई होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर उसमें आ गया तो क्या करेगा वो? बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर देगा। सेपरेट और ब्रांच होते हैं, गलत। सेपरेट और ब्रांच इसमें होते ही नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ हम और सारे जितने भी एल्गी के फंजाई सारे के हम एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। जैसे फ्लाई क्लास एस्कोमाइसिटीज, इसको हम कहते हैं सैक फंजाई। सैक का मतलब होता है थैली, जैसे हमारे पॉलीथीन होती है, तो ये हमारी सैक फंजाई होती है। ये हमारी थैली वाली फंजाई होता है। जिसमें पेनिसिलियम आता है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर होगा हमारा पास यीस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई इन एस्कोमाइसिटीज इज यीस्ट। मल्टीसेलुलर फंजाई इन एस्कोमाइसिटीज इज पेनिसिलियम। एस्परजिलस होता है, कैल्विसप होता है, न्यूरोस्पोरा होता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं। तो एस्परजिलस होता है। अगर एल्बुगोबुलस है तो को पहली बात तो यहाँ पे देखो पहला क्लास कौन सी आती है फाइकोमाइसिटीज में? चलो वो अभी हम आपको बताएंगे। एस्परजिलस हो गया, कैल्विसप हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा, मॉरल ट्रफल्स हो गया। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज होता है। मॉरल ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, डिलीशियस होते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में कॉमनली मशरूम्स उसको कहा जाता है। ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं इसको। इसके एग्जांपल देख लो, एग्रिकस मशरूम हो गया, उस ताले को स्मट हो गया, पक्सिनिया रस्ट हो गया। रस्ट और स्मट जो होते हैं वो लिविंग प्लांट बॉडी में ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट। तो रस्ट और स्मट का ध्यान रखना, ये दोनों पैरासाइट के तरीके से ग्रो करते हैं। और लिविंग प्लांट्स में ये प्लांट बॉडी जो होती है ना वहाँ पे ये हम वहाँ पे ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्रिकस है, या तो कॉमन मशरूम जो होता है इसका नाम होता है एग्रिकस। अब हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, हमें याद कैसे करना है। एक एग्रिकस होता है, एक एल्बुगो होता है। इन दोनों में बहुत ही क्योंकि ए से दोनों का नाम है तो इस वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो हमें याद कैसे करना है कि पहले की जो क्लास आती है फाइकोमाइसिटीज आती है। तो जब फाइकोमाइसिटीज जब पहले क्लास होती है उसमें एल्बुगो में बी आ रहा है तो बी पहले आता है। तो ये हमारे क्लास फाइकोमाइसिटीज में एल्बुगो होगा पहले जो क्लास होगी, वहाँ पे बी होगा, बी से एल्बुगो हो गया, देन एग्रिकस हो गया। तो एग्रिकस होगी वो बाद वाली होगी। ठीक है, तो ये बेसिडोमाइसिटीज आ गए। फिर होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलेटोडाइकामा, ट्राइकोडर्मा। लार्ज जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं, ज़्यादा जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं वो सारे के सारे डिकम्पोजर्स होते हैं और न्यूट्रन साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा इकोलॉजी में डिकम्पोजिशन होते हैं, न्यूट्रन साइकिलिंग होती है। ठीक है, जिसमें आपने स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ आरएनए जीनोम। ये हमने एक चीज़ से हमने कितनी सारी चीज़ें कवर की, सारे जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं फंजाई की उन सब के हमने एग्जांपल्स को याद किए, उसके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स किया। अब इसके आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि हम पूरे के पूरे फंजाई को हम लेके चलेंगे। पूरे फंजाई को आपको ऐसे याद करा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी फंजाई कंप्लीट भी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग है आरएनए जीनोम। आरएनए जीनोम कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है, टीएमबी, प्रियॉन्स होता है, बैक्टीरियोफेज होता है। तो इसमें कौन कौन से में आरएनए जीनोम किसका होता है? आरएनए जीनोम होता है टीएमबी का। टीएमबी को आप देखोगे कभी टीएमबी को अगर आप देखोगे तो टीएमबी जो टोबैको मैसोइक वायरस है, टोबैको मैसोइक वायरस का जो जीनोम होता है वो आरएनए जीनोम होता है। इसके अलावा जितने होते हैं वो सारे के सारे डीएनए जीनोम होते हैं। लेकिन ये खास बात है टीएमबी की, टोबैको मैसोइक वायरस की, कि वो जो है ना वो कैसा है? आरएनए जीनोम होता है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे कैसे हमें पता चला आरएनए जीनोम होता है। देखिए कि ये हमारे पास टीएमवी का स्ट्रक्चर है। ये टीएमवी का स्ट्रक्चर, ये हमारा कैप्सिड हो गया, ये आरएनए जीनोम, ये आरएनए है ना, ये हमारे पास आरएनए, ये जो हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए है। तो ये हमारे पास क्या कहेंगे? ये आरएनए जीनोम हो गया। इसका कैसा है? आरएनए जीनोम है। बाकी ये सब में जो बैक्टीरियोफेज वगैरह होते हैं तो ये सब में डीएनए जीनोम होता है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ध्यान रखना है, जैसे प्रियॉन्स है तो प्रियॉन्स में तो आरएनए होते ही नहीं, बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में डीएनए भी होता है, आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होता है उसमें जीनोम कैसा होता है? डीएनए जीनोम होता है। लेटरल अनिकल फ्लैजेला इज अ फ्यूचर ऑफ अनिकल फ्लैजेला। लेटरल अनिकल फ्लैजेला किसके फ्यूचर में आता है? हमने रोडोफाइसी में सारे जो एक चार्ट बना हुआ है ना, ये वाला जो चार्ट बना हुआ है, आप इसको देखिए, ये वाला जो चार्ट बनाई है तो देखिए इसमें क्लोरोफाइस में क्या है? 2 से 8 है, इक्वल है, एपिकल है।
यहाँ पे कैसे है, 2 से 8 फ्लैजेला है, इक्वल है, सारे के सारे इक्वल है, सारे के सारे एपिकल होते हैं। और जो अनइक्वल होता है वो लेटरल साइड से ही अटैच होता है, वो सिर्फ 2 होते हैं। फिर रोडोफाइसी में तो एब्सेंट होता है, क्लोफियोफाइसी ब्राउन एल्गी में सिर्फ 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल पूछा है, लेटरल अनइक्वल फ्लैजेला। अगर यहाँ पे नंबर पूछा जाए तो कैसा होगा, 2 होंगे, किस में पाया जाएगा, फियोफाइसी में होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैव पिगमेंट लाइक हायर प्लांट। हायर प्लांट में जैसे एग्जांपल्स, जैसे हायर प्लांट में जो पिगमेंट होता है वही पिगमेंट इसमें इसे पे कहाँ होते हैं, यूग्लेना, एमोबा, स्लाइम मोल्ड, प्राइमेशियम। तो यूग्लेना में होंगे। आइए यूग्लेना के कुछ और कैरेक्टर्स को हम देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने सही लिख दिया था। देन यूग्लेना, यूग्लेना में देखो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मेजोरिटी जो होती है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इन स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे पाया जाता है। एट द प्लेस ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर होती है पैरासेल की, जो बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है। तो यूग्लेना की बॉडी की फ्लेक्सिबल कौन करती है, पैलेसल की लेयर होती है, जो कि प्रोटीन रिच होती है। यहाँ पे ध्यान रखना, पैलेसल जो होती है ना वो प्रोटीन रिच होती है। 2 फ्लैजेला होते हैं, 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग। एक यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कुछ मिलते जुलते पॉइंट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कंफ्यूजन पॉइंट होता है कि यहाँ पे देखो फ्लैजेला एक शॉर्ट एक लॉन्ग है। डायनोफ्लैजेलेट्स में भी 2 फ्लैजेला है, और वहाँ पे वो कैसे फ्लैजेला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। बिटवीन द वॉल प्लेट के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है एक लॉन्गिट्यूडनली वहाँ पर अराइज कर रहा है, और एक ट्रांसफर यानी साइड से ही अराइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यूग्लेना का कुछ कैरेक्टर्स मैंने वो ये पढ़ा है। मेजेटी कहाँ पाई जाती है, स्टैग्नेंट वाटर में। फिर उसके बाद क्या था हमने, उसके बाद हमने याद किया था कि ये जो यूग्लेना होते हैं, ये बॉडी जो होती है, बॉडी सेल वॉल की जगह पे पैरासेल्स होती हैं। कैट और डॉग है कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज, तो कैट और डॉग की दोनों की कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो कौन सी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज। आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा है। जो कैट की फैमिली होती है फैलिडी होती है, डॉग की फैमिली कैनिडी होती है, ऑर्डर कार्निवोरा है। यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ ना, ये लिविंग वर्ल्ड वाले जो चैप्टर में जो ऑर्डर, फैमिली और इसका जो सीक्वेंस वाइज में लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं, कभी आपने देखा हो तो। इसमें देखिए जिस तरीके से ये है, जीनस है, जीनस हो गया। ऑर्डर में देख लीजिए इसमें बहुत सारे, इसमें जैसे प्लांट फैमिली, कॉन्वोलेसिस है, सोलेनेसी। ठीक है, एनिमल्स लाइक फेलिडी, कैनिडी, कार्निवोरा में। तो ये हमें पढ़ने से अच्छा हमने यहाँ पे अलग लिख दिया है बहुत ही आसान तरीके से कि क्या हमें जो कैट की फैमिली फेलिडी हो गई, डॉग की फैमिली कैनिडी है। तो इन दोनों को सेम ऑर्डर होता है, इन दोनों का ऑर्डर कार्निवोरा। इसी तरीके से कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, इन दोनों का ऑर्डर कैसा, पॉलीमोनियस है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें से कौन कौन सा ऑर्डर किस में सेम है। तो कैट और डॉग कौन सी कॉमन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में है, ये हमारा ऑर्डर की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। देन आते हैं 109, मिथेनोजन डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। मिथेनोजन हमारे कैसे होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है, ये डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से इन राइबोसोम, सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड और न्यूक्लियोइड। तो इसके पहले आप एग्जांपल बताइए, पहले आप ट्राई करो। देन इसके बाद देखा 109 में आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और ये जो फ्यूचर होता है रेस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन में जो सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, इससे ही कैरेक्टराइज होता है, और यही फीचर रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आर्की बैक्टीरिया का हेलोफाइल्स होता है। हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग कहाँ पाए जाते हैं, सर्मा से डिफरेंस में प्रेजेंट होते हैं। मार्शी एरियाज कहाँ पे, मार्शी एरियाज में कौन सा होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस होना चाहिए। हेलोफाइल्स हो गया एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया, एक होता है हमारे पास हेलोफाइल्स, एक होता है थर्मासिडोफाइल्स और एक होता है मिथेनोजेंस। तो ये हमारे पास कैटेगरी होती है, मैंने इधर लिख दिया। इसका हैबिटेट, हेलोफाइल्स का हैबिटेट क्या है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज है। थर्मोएसिडोफाइल्स का हैबिटेट कैसा है, हॉट स्प्रिंग है। मिथेनोजेंस का हैबिटेट कैसा है, मार्शी एरियाज होता है। ठीक है, दलदल पना जो होता है मार्शी एरियाज होते हैं, और सॉल्टी एरिया में हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी बन गई, ये हमारे पास बन गया आर्की बैक्टीरिया का, और ये हो गया हमारे पास यू बैक्टीरिया का। प्रेजेंट प्लेस वियर लाइव प्लांट स्पेसिमेन इज केप्ट फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मिथेनोजेंस कैसे डिफर करते हैं यू बैक्टीरिया से, विद द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इनकी बहुत ही यूनिक होती है, और यही कैरेक्टर होता है इनका सर्वाइव करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो जो है ना, मिथेनोजेंस कहाँ पाया जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में जाएंगे तो वो मर जाएंगे।
तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन 1010 प्लेस वेयर लाइव प्लांट स्पेसिमेन इज केप्ट फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज आर। तो जहाँ पर लाइव प्लांट स्पेसिमेन कहाँ पे रखे जाते हैं, जो लाइव प्लांट स्पेसिमेन जूलॉजिकल पार्क में तो ऐसा नहीं होता, की में भी नहीं होता, बॉटनिकल गार्डन में, यस बॉटनिकल गार्डन में लाइव प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं उनको स्टडी करने के लिए। हर्बेरियम में कैसा होता है, ड्राइड कर देते हैं, मार देते हैं, ड्राइड कर दे, ड्राई जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं वो रखे जाते हैं। तो इसके साथ साथ आइए हम कुछ ना कुछ पॉइंट देख लेते हैं, हमें कौन कौन से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे टैक्सोनॉमिक की के बारे में ध्यान रखते हैं। जो की होती है, टैक्सोनॉमिक एड होता है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो जो टैक्सोनॉमिक एड जो की होता है ना, ये की यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। और किस पे बेस्ड होते हैं, जो की जो तो है ना, की के बारे में बता रहे हैं, जो की होते हैं वो किस पे बेसिस होते हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये की हमारा सिमिलैरिटीज़ में क्या है और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है, तो इन भी बेस्ड होते हैं। और किसके लिए यूज़ होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि की जो है ना किसके लिए यूज़ होता है, प्लांट एनिमल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। की जनरली इन पेयर कपलेट्स के फॉर्मेट में होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के उसमें जो है ना जनरली पेयर में होता है, कपलेट होते हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज द लेड। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि जो की होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और वो पेयर को क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और हर एक स्टेटमेंट की का जो होता है वो क्यू होता है, लेड लेड कहते हैं। हर एक स्टेटमेंट की के हर एक स्टेटमेंट को लेड कहते हैं। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एटसेट्रा। तो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की अलग अलग से जो टैक्सोनॉमिक की होती है, हर एक जैसे फैमिली, जीनस होता है, ऑर्डर होता है, स्पीसीज होता है, तो हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग सेपरेट टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी याद करने होती है। इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं, तो थोड़े पॉइंट याद रखने हैं आपको। देन 10111 पे आते हैं, और व्हीट एंड राइस बिलोंग टू द कॉमन टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज। तो कौन से टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे ये बिलोंग करते हैं, व्हीट एंड राइस। तो व्हीट और राइस को ध्यान रखना है आपको। व्हीट और राइस ग्रामनी फैमिली की होती है, ग्रामनी फैमिली को पोएसी भी कहते हैं। आइए इसको हम देखिए, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है कि क्या नाम है, ये हमारे उसमें वहाँ ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। व्हीट और राइस कहाँ पे कॉमन टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, पोएसी फैमिली जो होती है वो ग्रामनी। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि राइस कहाँ पर है। लेकिन छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि हमें व्हीट भी पता है, और अगर हमें ये पता है पोएसी फैमिली को बिलोंग करती है, तो वो पोएसी फैमिली में कहाँ पर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। व्हीट के बारे में लिखा हुआ है, राइस के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन व्हीट को तो एक्चुअली हमें कंफर्म होनी चाहिए ना कि व्हीट जब लिखा हुआ तो हमें ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन अगर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने पढ़ाया नहीं है, या कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो है एनसीईआरटी का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाहर है, ये एनसीईआरटी में ही है। आइए आपको दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है, ओके, किस तरह के क्वेश्चन बना है। जैसे ये देखिए, मैन में देखिए, मैन का जो बायोलॉजिकल है, इसकी फैमिली देख लीजिए कहाँ पर है, ये फैमिली देखिए। वीट की फैमिली क्या लिखी हुई, पोएसी फैमिली लिखी हुई है। देखिए पोएसी फैमिली के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। वीट कौन सी टैक्सोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली लिखी हुई, तो पोएसी फैमिली यहाँ पर होगी। तो ये कोई ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की है। लेकिन अब राइस के बारे में नहीं लिखा, तो राइस के बारे में पहले एक चीज़ तो कन्फर्म होगी ना, ये चीज़ तो हमें पक्का पता है कि वीट यहाँ पर प्रेजेंट होता ही होता है, तो जाहिर सी बात है राइस भी इसी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। मैंगो में देखो एनाकार्डियेसी फैमिली होती है, मैंगो में एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। हाउस में हाउस फ्लाई जो होती है वो मुसेडी फैमिली होती है, मुसेडी, ठीक है। क्योंकि इसका जो जीनस होता है वो मुस्का, मुस्का इसका जीनस होता है। यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका होता है। इंडिका इसका क्या है, स्पीसीज है। डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है। सैपियंस कैसा है, स्पीसीज है। इसमें ये जीनस हो गया। फैमिली आपको याद रखना है सबके। यहाँ पे देखो ट्राइटिकम स्टाइवम, इसका जो है ना जूलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम। जीनस हो गया पोएसी। वीट कैसी हमारी पोएसी फैमिली की है, और इसका ऑर्डर कैसा, पोएल्स है, पोएल्स हो गया, ठीक है। और कौन सा फाइलम है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, ये भी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, मैंगो। और हाउस फ्ले में देखो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है,
ठीक है, हमने इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स बताए थे। कॉर्डेटा जो मैन जो था कॉर्डेटा में आते हैं। क्लास आपको ध्यान रखना है, क्लास में मोनोकॉट की फैमिली है, ये डायकॉट की फैमिली, मैंगो ये इंसेक्टा की फैमिली है। हाउस फ्लाई की क्लास क्या है, इंसेक्टा है। मैमल्स का क्या है, मैमल्स का हमारा सॉरी मैन का क्या है, मैमेलिया। हम्म। अब आते हैं ऑर्डर ऑर्डर में। मैन का जो ऑर्डर है, मैन जो होते हैं ना उसका जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है। हाउस फ्लाई का डिप्टेरा ऑर्डर है। मैंगो का सेपेंडिल्स है। वीट का क्या है, पुल्स है। सिर्फ मैंगो ऐसी कैटेगरी जिसमें सारे नाम अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं तो सारे नाम सब सेम है। तो इसके साथ ये टेबल बनी हुई है, तो हमें ये टेबल अच्छे से तरीके से तैयार करनी है। देन आता है फ्लोरिडियन स्टार्च इस स्टोरेज प्रेजेंट इन। जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो स्टोरेज स्टोरेज प्रेजेंट है इन कहाँ प्रेजेंट होता है, गोन्यूलेक्स, वॉलवॉक्स, ग्रेसिलेरिया। देखो गोन्यूलेक्स क्या होती है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का नाम होता है गोन्यूलेक्स। वॉलवॉक्स हमारी ग्रीन एल्गी है। ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी में आता है। यूलोथरिक्स कैसा है, ग्रीन एल्गी है। देख लीजिए अब कौन सा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। 112। देखो क्लोरोफाइसी में जो होते हैं, क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं। फियोफाइसी में फूड कैसा किस फॉर्म में, लेमिनेरिया मैनेटॉल के फॉर्म में स्टोर होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब फियोफाइसी में देख लीजिए सेलुलोसिक सेल वॉल कवर्ड होती है और आउटसाइड बाय जेलेटिनस। फियोफाइसी में एक चीज़ हमें यहाँ पे देखिए, चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ हिंट्स बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लोरिडियन स्टार स्टोर्स किसे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ। तो हमें सारी चीज़ें नहीं, हमें फ्लोरिडियन स्टार्स है तो इसके बारे में जितनी है डिटेल हमें याद करनी पड़ेगी, और इससे ही हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। हम ये नहीं कह सकते ना कि हमने 50 क्वेश्चन लगा लिए तो बस पूरा मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो हमें साथ में सारे चैप्टर को लेकर चलना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो फ्लोरिडियन स्टार्च है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में बोला गया है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर कहाँ होता है, रोडोफाइसी में होता है। लेमिनेरिया मैग्नेटॉल के फॉर्म में फूड स्टोर कहाँ होगा, फियोफाइसी में होगा। फियोफाइसी के में एक और पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनकी जो सेलुलोसिक वॉल होती है ना, इसके आउटसाइड एक जिलेटिनस कोटिंग होती है। सेलुलोसिक सेल जो वॉल होती है उसके आउटर साइड में जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। तो एल्जिन वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फियोफाइसी में प्रेजेंट होता है। फियोफाइसी वगैरह जो होते हैं ना उसी में ये बनता है। देन क्लोरोफाइसे की एग्जांपल देख लीजिए। क्लोरोफाइसे की एग्जांपल है कलामडोमोनास है, वॉलवॉक्स, यूलोथोरिक्स, स्पायरोगेरा, कारा है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफाइसे की एग्जांपल है। फियोफाइसे में एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पस और केल्प। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक्टोकार्पस में फिलामेटस बॉडी होती है, केल्प्स जो होती है ब्रांच फॉर्म में होती है। डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगेसम, ब्यूकस वगैरह जो होते हैं ये सारे फियोफाइसे के मेंबर है। रोडोफाइसे में देख लीजिए, रोडोफाइसे में कौन सा होता है, पॉलीसेफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम, ग्रासिलेरिया। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, केल्प होता है ब्रांच फॉर्म में और एक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म में होता है। और फियोफाइसी वाले मेंबर में जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन 10113 मारते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल। यस, कम लैक सेल वॉल होती है इसमें। फास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम रेड डायनोफ्लैजेलेट कॉल्ड रेड टाइड्स। यस, यूग्लोनाइड फाउंड इन रनिंग मैरिन वाटर। अभी हमने पढ़ा था यूग्लेना के बारे में पढ़ा था हमने। तो यूग्लेना कहाँ पाया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, और रनिंग वाटर यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्पोर्स ऑफ द स्लाइम मोल्ड डिस्पर्स थ्रू द एयर करंट। अब इसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट हमें इसके साथ कौन से हमें ये ध्यान रखना है। जैसे स्लाइम मोल्ड का है, तो स्लाइम मोल्ड में जैसे स्लाइम मोल्ड के बारे में आया, तो स्लाइम मोल्ड को दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। सूटेबल कंडीशन जो होती है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये एग्रीगेशन के फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड कर जाता है। तो प्लाज्मोडियम कौन से कंडीशन में बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होता है डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्लोटिंग बॉडी बना देता है। और इन फ्लोटिंग बॉडी के जो फ्लोटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होने लगते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होगा, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा, फ्लोटिंग बॉडी के टिप्स पे स्पोर्स का प्रोडक्शन होने लगता है। तो स्पोर्स कब बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे। और स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स, ये क्या हो रहा है, हाँ स्पोर्स जो है ना पजेस करते हैं ट्रू वॉल जो है ना पजेस करते हैं। ट्रू स्पोर्ट्स जो होते हैं, ये जो स्पोर्ट्स बने हैं इनके पास
ट्रू सेल वॉल होती है, ट्रू वॉल होती है, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं। ये डिस्पर्स, ये मतलब ख़राब नहीं होंगे या कोई कोई ख़त्म नहीं होंगे, बहुत ही एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और ये मैनी मैनी ईयर्स तक के एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैटेगरी आ गई है। ठीक है, सी हमने स्लैम मोड के बारे में बताया, क्या है यूग्लोना के बारे में तो पता ही चल गया था। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन, जो रेड डायनोफ्लेजिलेट्स का क्या नाम है, गोन्यूलक्स होता है, जो कि रेड टाइड्स कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन फंजाई, फंजाई में न्यूट्रिशन कैसा प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक ऑन द प्लांट, प्लांट में तो होता ही होता है। सैप्रोफिटिक भी हो सकता है, प्लांट ऑन द पैरासिटिक ऑन द प्लांट एनिमल, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक होता है, बिल्कुल हो सकता है। सैप्रोफिटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक किसमें फॉर्म में, किसके फॉर्म में होता है, जो फंजाई जो होता है सिम्बायोटिक फॉर्म में कैसा होता है, लाइकेंस का नाम सुना है, तो फंजाई और एल्गी का जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, तो सिम्बायोटिक होती है वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा जैसे हमारा माइकोराइजा जो होते हैं प्लांट होते हैं, पाइनस वगैरह होते हैं ना, उसमें वहाँ पे माइकोराइजा के फॉर्म में ये जो है ना मिलती है। प्लांट और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक तो होगी नहीं, फोटोसिंथेटिक कभी नहीं होगी, फोटोसिंथेटिक हो ही नहीं सकती है भाई। इसकी सेल वॉल तो काइटिन की बनी ना, तो फोटोसिंथेटिक होने का नाम ही नहीं। फोटोसिंथेटिक कहाँ पर, जहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेलुलोज में प्रेजेंट होता है। विच आर नॉट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे विच आर नॉट फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कौन सा फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया नहीं है। इस पर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन होती है कि फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से हैं कौन से नहीं है। तो आइए ज़रा, ये अगर आपको पता है इसका एग्जाम्पल, तो आप इसको जो है ना क्वेश्चन को कर लीजिए, लेकिन मैं इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नॉस्टॉक एनाबेना, पहले मैं आपको इसके बीच में जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है उसको हटा दूंगा, लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन खुद ही करना है कि इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नॉट फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक है, एनाबेना है, ग्रीन सिल्वर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ही सोचो। हम आपको नेक्स्ट चीज़ इसमें बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं। जैसे यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। जो यू बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि रिजिड सेल वॉल से प्रेजेंस होते हैं, ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं। जो रिजिड सेल वॉल होती की जो प्रेजेंस होती है यू बैक्टीरिया में, तो यू बैक्टीरिया में जो रिजिड सेल वॉल होती है। एक बात आप ध्यान रखना कि जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिजिड सेल वॉल है, और वहाँ पे कैसा है, वहाँ पर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है वहाँ पर। इस वजह से वो जो है ना हार्श हैबिटेट में, मार्ची एरियाज़ में, सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, थर्मो एसिडिफाइस में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर एक्सीड होता है वहाँ पे पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया। जबकि ये जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे रिजिड सेल वॉल होती है, सिर्फ और सिर्फ ठोस होती है। एक खास इसमें ये नहीं बताएगा कि ये बहुत ही, ये मतलब वहाँ पे होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, ये सब नहीं है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट कौन सा है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है आपका आर्की बैक्टीरिया वाला। एक मोटाइल है फ्लैजेलम, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजेलम होगा। यू बैक्टीरिया किस में डिवाइड होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में होगा। तो यू बैक्टीरिया के जो दूसरे जो डिवाइडेड होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपने खाना को खुद ही बनाए। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, खुद ही खाना बनाता है। ये न्यूट्रिशन होता है ना, तो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, और जो हेटरोट्रॉफ होते हैं वो खाना बनाते नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दूसरे से लेते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो दूसरे पे डिपेंड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, जाहिर सी बात है डिकम्पोजर्स वही होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं ना, तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी वही चीज़ होते हैं कि जो, देखो सैप्रोफिटिक कब कहेंगे, जब डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से, जब डेड कोई चीज़ डेड हो गई, अब उससे जो है ना बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो होता है सैप्रोफिटिक। और हेटरोट्रॉफिक कोई भी लिविंग प्लांट बॉडी के में जा रहा है, कहीं कोई मतलब दूसरी जगह पे जाके वहाँ से अपना फूड को ले रहा है, ठीक है, दूसरी प्लांट बॉडी में जाके जो है ना ले रहा है, तो वो होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफ, यानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में अपने खानों को बना के। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो केमिकल के प्रेजेंस में अपने खानों को बनाता है। तो इसमें देख लीजिए इसमें क्या है, नॉट फोटोट्रॉफिक। अगर देखो क्वेश्चन, अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना है, कभी भी अगर इस तरह की क्वेश्चन आए कि विच आर नॉट फोटो ऑटोट्रॉफिक, नॉट का जहाँ कहीं पर भी वर्ड आए, तो आपको
ऑप्शंस में आपको क्या चीज़ देखना है, आपको ऑप्शन में जो चीज़ लिखा है जैसे नॉट फोटोट्रॉफिक, तो आप पूरे ऑप्शंस में फोटो ऑटोट्रॉफिक देखो कौन सा है। आप ये ना देखो कि फोटोट्रॉफिक कौन सा नहीं है, आप ये देखो जब भी नॉट का वर्ड आए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे नॉट लिखा होता है, नॉट दिस नॉट ये नॉट वो, तो अगर नॉट फोटोट्रॉफिक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो आप पूरे ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में देखो फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन है। जैसे नॉस्ट्रोक है, बिल्कुल फोटोट्रॉफिक है। एनाबेना फोटोट्रॉफिक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये हमारा कीमोटोट्रॉफिक है, ठीक है। नहीं नहीं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है ना, हाँ ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का दूसरा फॉर्म है। तो ये चीज़ ये जो है फोटोट्रॉफिक हो गया। नाइट्रोसोमोनास, अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया देखो सल्फर आ रहा है तो साइड से पता है यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट से ले रहा होगा। नाइट्रोसोमोनास तो है ही कीमोसिंथेटिक, तो कीमोसिंथेटिक ये हो गया। ये भी अब इसको हमें ध्यान नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें ये तो श्योर होगा कि नाइट्रोसोमनास है। नाइट्रोसोमनास जो है ना, नाइट्रोसोमनास ये तो कीमोसिंथेटिक है। ये तो इस बात का कंफर्म है कि नाइट्रोसोमनास कीमोसिंथेटिक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, यही चीज़ लगा देना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कहीं किसी क्वेश्चन में नॉट फोटोट्रॉफिक या नॉट करके कुछ आया तो जो चीज़ लिखा हुआ जैसे नॉट फोटोट्रॉफिक, तो फोटोट्रॉफिक आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, तो फोटोट्रॉफिक नॉस्ट्रो एनाबेना होगा। इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। अगर इन दोनों में यहाँ पे कुछ और लिखा होता, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे ना लिखा होता, यहाँ पे कुछ और कोई और सा फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया लिखा होता, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे लिखी होती, हाँ यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी लिखी होती, तो यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो अब ये तीन हमने देख लिया कि ये तीन तो फोटोट्रॉफिक है, जो बचा है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी नॉट वर्ड आ जाए तो नॉट वर्ड को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले देखो जो चीज़ बोला गया नहीं तो उसी चीज़ को ढूंढो। कहते नहीं जो चीज़ बोला जाए ये ना करो तो वही काम करो, वो काम करोगे तो आपको उस चीज़ से और आपको समझ में आ जाएगा हाँ कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपने देखा तीन में तो है, बाकी जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ नहीं बोला जाए कि नॉट दिस, तो उसी चीज़ को ढूंढो। डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल, तो डोमिनेंट स्पोरोफाइट स्टेज कहाँ प्रेजेंट होती है लाइफ प्लांट के लाइफ साइकिल में। फन हो गया, फन हमारा टेरिडोफाइटा होगा, जेलेडियम ग्रासिलेरिया ये रोडोफाइट हो गया। मॉस है, मॉस हमारा पैराफाइटा हो गया। लिवर वर्ल्ड क्या है, ये भी हमारा ब्राफाइटा में आता है। तो डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज पूछा है, तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट कहाँ होते हैं, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं आपके जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के बाद भी आपका टेरिडोफाइटा मेन होता है। तो टेरिडोफाइटा में देखो ये तो हमारा पैराफाइटा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डोमिनेंट कौन सी है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। जेलेडियम ग्रासिलिया एल्गी में होता है, एल्गी में कैसा होता है डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। फर नहीं बचा तो फर हो गया हमारा एग्जाम्पल क्या है टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। तो इसके साथ साथ कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखना है, जैसे ब्रायोफाइटा है। अब ब्रायोफाइटा के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर से जो मुझे लगा कि शायद इसमें से निकालना चाहिए तो मैंने वो पॉइंट लिखे हैं। जैसे ब्रायोफाइटा डिवाइड किए गए लिवर वर्ल्ड में एग्जाम्पल आता है मर्केंटिया, मॉसस में एग्जाम्पल आता है फोनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। हमने ऐसे पॉइंट को एक्सट्रैक्ट किया है, ऐसे पॉइंट को हमने निकाला है कि जिसमें एग्जाम्पल्स हो, जिससे आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाए। जैसे कि हमने ब्रायोफाइटा में लिवर वर्ल्ड हो गया, अब लिवर वर्ल्ड का एग्जाम्पल है मार्केंटिया, मॉसस का एग्जांपल है फोनेरिया, फोनेरिया होता है मॉसस का एग्जांपल। पॉलीट्राइकम जो होता है वो मॉसस का एग्जांपल होता है। स्फैग्नम जो होता है जो मॉसस होता है। स्फैग्नम का और दूसरा वर्क क्या है कि ये ट्रांसशिपमेंट, कोई अगर हमारे कोई भी ट्रांसशिपमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट होता है तो वो इसके साथ रखा जाता है कि ये जितना भी वाटर है ना उसको सोक कर लेता है। तो ट्रांसशिपमेंट मटेरियल के तरीके से स्फैग्नम यूज़ होता है जो कि मॉसस होता है। टेरिडोफाइटा में चार क्लासेस में डिवाइड होते हैं, जैसे कि एक क्लास होता है सिलोप्सिडा, सेकंड क्लास होता है लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा में सिलोटम होगा, लाइकोप्सिडा में सिलाजेनेला, लाइकोपोडियम। आप इसको इस तरीके से याद रखो, LSL। ए का भी आप वो पढ़ोगे ना जब आप वो पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ पर भी LSL आएगा, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में। खैर वो तो चलो हटा दो। फिर फेनोप्सिडा में इक्वेसेटम हो गया, टेरोप्सिडा में ट्रापटेरिस, टेरिस, एडेंटम। तो जहाँ पे टी आ जाएगा तो वहाँ पे ट्रापटेरिस में टी आ रहा है, एडेंटम में टी आ रहा है, टेरिस में एडेंटम आ रहा है। टेरिस में जो है ना ये पी साइलेंट है यहाँ पर, तो टेरिस में क्या होगा टी आएगा, एडेंटम में टी आ रहा है, तो टेरोप्सिडा में टी आ रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखो। फेनोप्सिडा में इक्वेसेटा में याद करने के अपने अपने तरीके हैं, आप अपने हिसाब से याद रखिए, वही ज़्यादा बेहतर है।
देन अब आते हैं फ्यूचर विच इज़ कॉमन इन बोथ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। कौन से ऐसे फ्यूचर है जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में फ्यूचर ये कॉमन होता है। फ्रूट है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सीड, सीड का जो प्रेजेंस है, ठीक है, ये भी कॉमन होगा क्योंकि फ्रूट तो बनेगा नहीं, सीड का, सीड जो होगा ना जिम्नोस्पर्म में सीड तक के बनता है, सीड तक के ही फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म में, फ्लावर बनेगा नहीं, फ्रूट आएगा नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ सीड जो होगा वो इसका आंसर होगा 117। ठीक है, इसमें मैंने कोई मुझे समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। विच ग्रुप ऑफ द फंजाई लैक्स ए सेक्शुअल स्पोर, कौन से ग्रुप है जिसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ए सेक्शुअल स्पोर कौन सा चीज़ है। पहले तो आप क्वेश्चन खुद ही देख लो, इसका आंसर बता दो अगर आपको आता हो, लेकिन अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से, जितने क्लासेस जो फंजाई के क्लासेस है उसमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से हो जाए। मेरे ख्याल से जब आगे वाला एक आगे क्वेश्चन है उसमें मैं बताऊंगा। ए सेक्शुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ पे बेसिडियो मैंने लिखा तो उसका पूरा नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, एंड सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स जो होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स एब्सेंट होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, और सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये भी ध्यान रखना, एसेक्सुअल तो एब्सेंट एब्सेंट है ही है, मतलब एब्सेंट ही है, उसके साथ साथ सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, ये दोनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर कहाँ पे नहीं होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होगा। ठीक है, डाइकार्योन स्टेज नॉट विजिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ, तो डाइकैरियोटिक स्टेज किस में नहीं होगा, नॉट विजिबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ। आप इसका आंसर बताएं। तो डाइकैरियोटिक स्टेज किस में विजिबल नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो न्यूरोस्पोरा क्या है, न्यूरोस्पोरा है आपका एस्कोमाइसिटीज, क्लेविसेप्स क्या है एस्कोमाइसिटीज, उस्टेलेगो स्मट्स, स्मट जो होता है वो इसी में आता है। अल्बुको किसका है, बी आ रहा है ना, तो बी से क्या होगा, बी से हमने क्या रखा था पहले, कौन सा क्लास आती है फाइकोमाइसिटीज को, तो ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। उस्टेलेगो का दूसरा नाम क्या है स्मट, ऐसा आ रहा है तो स्मट होगा। ठीक है, पक्सिनिया होगा तो रस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर प्रेजेंट होगा, उस्टेलेगो में प्रेजेंट होगा, बेसिडोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, 119 में शायद मैंने कुछ लिखा हो। देखिए डाइकैरियोटिक स्टेज के बारे में मैंने बताया था, हाँ, तो डाइकैरियोटिक स्टेज के बारे में देख लीजिए कि ये फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज में प्रेजेंट होती है। डाइकैरियोटिक स्टेज में 2 न्यूक्लियर पैड सेल्स होते हैं, और इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहते हैं, और इस फेस को डाइकैरियोफेस कहते हैं फंगस का, सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फंगस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारा डाइकैरियोटिक स्टेज है, ये तो पता चल गया हमें कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई अगर प्रेजेंट होंगे और वो फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, भाई ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक सेल के अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। और अगर फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहीं पर अगर स्टैग्नेंट है, तो उस चीज़ को हमने क्या बोला, डाइकैरियोटिक स्टेज बोला, इस कंडीशन को हमने डाइकैरियोन बोला, और कंडीशन को डाइकैरियोन बोला, और इस फेस को डाइकैरियोफेस बोला। सेक्सुअल साइकिल जो होती है फंगस में, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। जैसे स्टेप 1 आता है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट, तो 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमेट के बीच में जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन किसका, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। पहला क्या होगा, जो 2 मोटाइल गैमेट होंगे या 2 नॉन मोटाइल गैमेट होगा, अगर इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही पहले फ्यूज करेगा, तो पहला जो स्टेप है वो प्लाज्मोगैमी होगी। पहला क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। सेकंड स्टेप होता है न्यूक्लियाई फ्यूज करती है, जिसे हम कार्योगैमी कहते हैं। कार्यो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद मियोसिस हो जाएगी जाइगोट में, और हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई न्यूक्लियाई का फ्यूज होगा, जब में न्यूक्लियाई फ्यूज होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी, जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी, तो हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फंजाई होते हैं वो किस तरीके से कौन सी मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके पास, साइंटिस्ट हु क्रिस्टलाइज वायरस वॉज, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, किसने किया था, इवानोस का बीजर बीजरनेक, पैस्चर, स्टैनले। अगर इसका आपको पता है तो आप बताएं।
मैं हिंट्स दे रहा हूँ, उसके साथ साथ जो भी और भी नॉलेज है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे 120 में डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया था इन्होंने। और क्रिस्टल जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स के बने होते हैं। वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज कैसे किया था? क्रिस्टल के फॉर्म में इसमें वायरस को देखा गया था। और इससे इनको कंफर्म हो गया कि जो वायरस वायरस जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइज जो चीज़ क्रिस्टल में बन गया, तो क्रिस्टल का क्या मतलब है? वो किसी प्रोटीन से बना होगा तभी वो क्रिस्टल में बना है। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज़ प्रोटीन का बना होता है तो वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, क्रिस्टल्स नहीं होता, वो और भी चीज़ें होते हैं। लेकिन ये जो वायरस होते हैं, वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया और ये पता किया गया कि जो वायरस जो होते हैं वो लार्ज प्रोटीन से बने होते हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एम स्टैनले का ये एक्सपेरिमेंट था, क्रिस्टलाइज किया था 1935 में, 19वीं सदी में। और डिमित मित मित्री इवानोस्काय, मित्री डी तो यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे मित्री इवानोस्काय हो गया। मित्री इवानोस्काय ने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब को एज कॉजल कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको का दूसरा नाम क्या है? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस को रिकॉग्नाइज किया था मित्री इवानोस्काय ने और 1892 में। ठीक है, तो ये हो गया। बेजेनिक ने क्या किया था? बेजेनिक ने इन्फेक्टेड प्लांट में जो एक्सट्रैक्ट है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था और किसी हेल्दी प्लांट में। देखिए इन्होंने क्या किया था, जो इन्फेक्टेड प्लांट है, तो इन्फेक्टेड प्लांट जो टोबैको इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें से एक्सट्रैक्ट को लिया, जो वहाँ पर से जो एक्सट्रैक्ट था वहाँ पर से कुछ पार्ट लिया, वहाँ पर से कुछ चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया और हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। और जैसे ही हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया था, ये जो इन्होंने लिया एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब पता है? कोई लिक्विड लिया होगा, कोई प्रोटीन्स लिया, कोई पार्ट लिया होगा। तो इस फ्लूइड को क्या बोला इन्होंने? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, ये बोला इन्होंने इस फ्लूइड को। बेजेनिक ऑल्सो गिव्स नेम्ड अ न्यू पैथोजन कॉल्ड वायरस। बेजेनिक ने इस जो न्यू पैथोजन, क्योंकि इनको ये तो पता नहीं था कि इसमें है क्या क्या नहीं है, तो बेजेनिक ने क्या बस क्या किया था, जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबैको का, उसको बस लिया, उसमें का एक एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें से एक फ्लूइड को लिया और फ्लूइड का नाम इन्होंने रख दिया वायरस। तो वायरस किसी ने नाम रखा है? बेजेरेनिक, अरे यार जो भी बोल, बेजेनिक ने इसको नाम लिया था न्यू पैथोजन का। और इसका जो फ्लूइड का क्या नाम था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। इन्होंने इस फ्लूइड का नाम रखा था वायरस का। वायरस को नाम भी रखा था और वायरस को पहले ये भी बताया था, जो एक्सट्रैक्ट लिया था उसका नाम भी रखा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। ठीक है, 121 में देखो, ये मैंने इसका एग्जांपल सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। देख लीजिए क्या क्या बताया इवानोस्काई ने बताया। इवानोस्काई ने क्या बताया था? इवानोस्काई ने इसको जो है ना एक इन्फेक्टेड प्लांट से लिया, दूसरे प्लांट में उन्होंने डाल दिया। ठीक है, बेजेनिक ने क्या किया था? नहीं नहीं, ये नहीं किया था। टोबैको मोज़ेक वायरस को इन्वेंट किया था। इवानोस्काई ने क्या किया था? रिकॉग्नाइज किया था डीएमवी वायरस को। बेजेनिक ने क्या किया? एक प्लांट से दूसरे प्लांट को में डाल दिया और वायरस का नेम दिया। नाम जो वायरस जो नेम किसने दिया था? बेजेनिक ने दिया था। पैस्चर ने तो लुइस पैस्चर था, वो उन्होंने बैक्टीरिया का डिस्कवर की थी, ये तो मैंने याद नहीं करना। डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्या किया था? डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था और बताया था कि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। लाइकेंस में देखो, लाइकेंस क्या प्रोवाइड करता है? इन लाइकेंस शेल्टर इज प्रोवाइडेड बाय। लाइकेंस में फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, जिसमें कि शेल्टर, रहने की जगह कौन प्रोवाइड करता है? रहने की जगह जो प्रोवाइड करता है वो होता है फंजाई। क्योंकि फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, तो फंजाई जो होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है। जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, तो हस्बैंड क्या करता है? रहने की जगह देता है। तो फंजाई जो होती है वो हस्बैंड होती है, और जो हस्बैंड होते हैं, और जो एल्गी होती है वो वाइफ होती है। वो खाना बना के देती है, क्योंकि एल्गी के पास क्या क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा? उससे फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से फूड का प्रोडक्शन हो जाएगा, वो दोनों मिल बांट के खाएंगे। ठीक, 121 में देख रहे हैं कोई पॉइंट रहे तो नहीं किया था, यहाँ पे है। एल्गल कंपोनेंट है माइक्रोबियोट ऑटोट्रॉफिक है, और फंगल कंपोनेंट है माइक्रोबियोट। एल्गी जो होती है वो फूड को प्रोवाइड करती है फॉर इट्स पार्टनर, एंड फंजाई जो होता है प्रोवाइड करता है शेल्टर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मिनरल न्यूट्रिशन को वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? फंजाई एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा फंजाई। खाना यहाँ से आएगा, सॉरी पानी यहाँ से आएगा, पानी जो है ना
पानी जो है हस्बैंड देंगे, और जो खाना जो होगा वो वाइफ देंगी, ठीक है। 122 आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय लीनियस इज बेस्ड ऑन। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन है लिनियस ने जो दिया था, किसके पे बेस्ड था, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। आइए देख लीजिए किस तरीके से बेस्ड था। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जो कि लॉइस पैस्चर ने इसको दिया था। तो लॉइस पैस्चर ने दिया था, जो कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी नहीं है, स्ट्रक्चर ओवरी ओवरी नहीं होता होगा, फ्लावर नहीं होगा, फाइलोजेनेटिक फीचर नहीं होगा, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। तो सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट होती है, तो पीपीएलओ पीपीएलओ का क्या नाम होता है, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल रिजिड सेल वॉल इसका कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइज्ड होता है। मिथेनोजन में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायटम्स के भी सेल वॉल होते हैं, जैसे सिलिशियस वहाँ पे सिलिका की जो है ना सेल वॉल होती है, ठीक है। बडिंग प्रोटोनेमा इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट डाइटम्स के ऊपर बेस्ड। हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि डाइटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस पे। ओशन का जो है ना चीफ प्रोड्यूसर होगा। डाइटम्स के सेल वॉल जो होते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स के बने होते हैं विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जिस तरीके से सोप का हमने, जब हम बाहर से हम सोप लाते हैं, कोई भी साबुन लाते हैं, तो साबुन जो है ना एक बॉक्स में रखा रहता है, एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर साबुन रखा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे टू थिन ओवरलैपिंग शेल, जिस तरीके से सोप बॉक्स होता है ना, तो सोप बॉक्स के अंदर क्या होता है, साबुन होता है, तो अंदर क्या होगा, डाइटम्स होगा। और जो सोप बॉक्स है ना, सोप का जो ऊपर के जो लेयर वाली है वो सेल वॉल है, ठीक है। डाइटम सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका सो देयर वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। जो डाइटम्स के जो सेल वॉल होती है वो एम्बेडेड होते हैं विद सिलिका की होती है। डाइटम्स के जो सेल वॉल होते हैं ये सिलिका के होते हैं। तो डाइटम्स के सेल वॉल जो होते हैं वो सिलिका के होते हैं, और इनके जो वॉल होते हैं डिस्ट्रक्टेबल होते हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल यानी कि वो टूटते नहीं है, तो सिलिका के बने होते हैं। और यहाँ पे डाइटम्स और गोल्डन एल्गी, डाइटम्स होते हैं गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम है डेस्मिड्स होते हैं, जो कि क्राइसोफाइट में आते हैं। तो गोल्डन एल्गी कौन से होते हैं, डेस्मिड। डेस्मिड का नाम क्या है, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी। पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी, यू बैक्टीरिया है। पूछा जाए गोल्डन एल्गी कौन सी, गोल्डन एल्गी को कहते हैं डेस्मिड्स कहते हैं, ठीक है। बडिंग प्रोटोनेमा इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग प्रोटोनेमा इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। तो प्रोटोनेमा में जो बडिंग होती है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जो कि किससे प्रेजेंट होता है, मर्केंटिया में होता है, स्फैग्नम में, टेरिस में, पाइनस में। तो प्रोटोनेमा कहाँ पाया जाएगा, प्रोटोनेमा कहाँ पाया जाता है, प्रोटोनेमा होता है मोसस में। और मोसस में देख लीजिए, मोसस का एग्जाम्पल हमने बताया था आपको, फुनेरिया बताया था, स्फैग्नम बताया था, और पॉलीट्रैकम बताया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, मर्केंटिया हमारा लिवर वर्ल्ड है, स्फैग्नम हमारा मॉस है। मॉस आ गया तो खट से आंसर हो जाएगा, ठीक। टेरिस एडेंटम, ये हमारे पास क्या है, ड्राफ टेरिस का है। तो ये हमारा ये टेरिडोफाइटा होगा। पाइनस का है, जिम्नोस्पर्म है। तो प्रोटेनेमा में जो बडिंग होती है वो स्फैग्नम में होती है, मॉसस में होती है। ये देख लेते हैं कैसे होती है। देखिए मोसेस में क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस के दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनेमा की स्टेज होती है, जो कि डायरेक्टली स्पोर से बनती है। पूछा जाए मोसेस में ऐसी कौन सी स्टेज है कि जो डायरेक्टली स्पोर से बन रही होती है, तो वो होती है प्रोटोनेमा स्टेज। और ये क्रीपिंग होती है, ग्रीन ब्रांच होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज होती है, कि जो कि सेकेंडरी प्रोटेनेमा। ये फर्स्ट प्रोटेनेमा हो गया। अब सेकेंड, जब ये आगे जब स्टेज बढ़ेगी तो ये सेकेंडरी प्रोटेनेमा बना देगा। पहला प्रोटेनेमा प्राइमरी प्रोटेनेमा होता है, फिर और ग्रो करेगा तो सेकेंडरी प्रोटेनेमा बन जाएगा। और उस सेकेंडरी प्रोटेनेमा से लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है एज अ लेटरल बर्ड। यानी जो सेकेंडरी प्रोटेनेमा में लेटरल बर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पर से लीफ अराइज होने लगती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा प्लांट में और भी चीज़ें देखा ही होगा, जहाँ पर से लीफ बनते हैं, स्टेम्स बनते हैं। तो वहाँ पे लेटरली लीव होते हैं ना, लीव कैसे होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं। तो जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है उसके लेटरल बड होते हैं, तो उसी से लीफी स्टेज बनती है। और ये जो लीफी स्टेज होती है, ये इस स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पूछा जाए जो लाइफ साइकिल है मोसेस की कौन सी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो कौन से ऑर्गन्स में, कौन सी स्टेज में, लीफी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देन अब आते हैं करेक्ट बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। अभी हमने पढ़ा था कौन सा था, मुस्का डोमेस्टिका। लेकिन ये करेक्ट बायोलॉजिकल नेम लिखा तो हुआ है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। क्यों, मुस्का डोमेस्टिका ये भी लिखा है, मुस्का डोमेस्टिका ये भी लिखा हुआ है, लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम जिस तरीके से लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। आइए ज़रा देख लेते हैं, आपने पढ़ा ही होगा शायद।
बायोलॉजिकल नेम को किस तरीके से लिखा जाता है, ये पूरा रूल्स बनाया गया है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, जो यूनिवर्सल रूल बनाया गया था नोमेनक्लेचर के, जिसमें बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में होता है और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ये पूछे जाए बायोलॉजिकल नेम लैटिन में जनरली होते हैं और किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स इटालियंस में लिखे जाते हैं, जिससे पता चले कि ये लैटिन से ड्राइव्ड होते हैं, लैटिन होती है इसकी जो है ना बायोलॉजिकल नेम जो होता है लैटिन ओरिजिन की होता है। फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो जीनस का होता है, सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम में है, जब हैंड रिटन, जब हम हाथ से लिखेंगे ना तो वो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। जब भी हम हाथ से किसी भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके अंदर उसके नीचे जो है ना सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, अगर हम किसी वर्क कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर वगैरह में प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो वो इटैलिक्स में लिखेंंगे, जिससे ये पता चलेगा कि वो लैटिन ओरिजिन है। कभी भी प्रिंटेड इन इटैलिक्स होगा तो उससे पता चलता है कि वो लैटिन ओरिजिन है। फर्स्ट नेम, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने किस तरीके से हमने बायोलॉजिकल नेम को लिखना है कि फर्स्ट जो जीनस का जो कैपिटल, जो जीनस जो होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे ये हमारा एम, तो ये कैपिटल होता है। स्पेसिफिक एपिथेट वाला जो होता है उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंजिफेरा में एम आ गया और जो स्पीसीज़ वाला जो लेटर है स्पेसिफिक एपिथेट वाला, स्पेसिफिक एपिथेट का क्या मतलब होता है, स्पीसीज़ वाले जो लेवल है वहाँ पर हम स्मॉल लेटर से करते हैं, जैसे एग्जांपल ये दिया गया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसके बाद हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम नेम ऑफ ऑथर भी लिखते हैं एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, और एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। सिर्फ हमने जैसे यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिखा है, पूरा नहीं लिखा कि लीनियस पूरा लिखा है, सिर्फ एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है लिन। लिन का मतलब क्या है, लीनियस ने डिवाइड किया था। तो इसमें से एग्जांपल से इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैंजिफेरा इंडिका किसने डिस्क्राइब किया था, तो मैंजिफेरा इंडिका किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मुस्का डोमेस्टिका के बारे में, तो मुस्का डोमेस्टिका इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ये स्टेटमेंट द टेक्सोनॉमिक की इज नोन एज, तो टेक्सोनॉमिक की के जो हर एक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लेट कहते हैं। ठीक है, कपलेट को क्या कहते हैं, कपलेट, ये तो पेयर फॉर्म में होते हैं। कपल, देखो कपलेट को कैसे ध्यान रखो, कपल के तरीके रखो, कपल कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो कपलेट होगा नहीं। और ये हर एक स्टेटमेंट लेड होगा। नेशनल एनबीआरआई कहाँ लोकेटेड है, अभी हमने बता दिया, लखनऊ में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम ऑफ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कैसे होता है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। जितने भी हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी या किंगडम मोनेरा के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। बहुत ही जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं वो 70s होते हैं, और जो नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसमें 80s होते हैं। फर्स्ट जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ आरएचए विटेकर क्लासिफिकेशन बिलोंग्स टू, तो जाइगोटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर है, तो जाइगोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म किस में होगा, किस में है, फंजाई, एल्गी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो जाइगोट मोनेरा में तो जाइगोट बनेगा नहीं, एल्गी में, फंजाई में भी नहीं बनेगा। मोनेरा के बाद कौन सा क्लासिफिकेशन आता है, मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी जो है ना जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। एल्गी में जो है ना यहाँ पर से जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पाया जाता है। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आता है, तो फंजाई यहाँ पर होना चाहिए। फंजाई में जाइगोटिक म्योसिस होती है, जाइगोट बनते हैं। यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा, फंजाई में जाइगोट नहीं बनता है शायद। 129, हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ मैंने बताया कि फंजाई में जाइगोट नहीं बनता। फर्स्ट इसका ऑर्गेनिज्म है एल्गी, एल्गी में जहाँ पे जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सम प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर्स इन, तो एज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा ऐसा है कि जिसमें प्रिमिटिव मोड में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें देख लीजिए प्रिमिटिव में मोड में डीएनए ट्रांसफर होता है, बैक्टीरिया जो होता है वही करते हैं। अब इसमें एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली बाय फिजन, समटाइम्स इन इनफेरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, तो मेनली फिजन से प्रोड्यूस होता है। फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। समटाइम्स अनफेरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें कि प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, ठीक है। तो प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर्स इन किस में होगा, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर होगा, ठीक है। मोसेस डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव, सॉरी 130, सम प्रिमिटिव मोड ऑफ, ये हो गया 131। मोसेस डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन प्रेजेंस ऑफ, तो मोसेस जो होता है वो टेरिडोफाइटा से डिफर करते हैं किसके प्रेजेंस में,
मोसेस में और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस होता है? रूट का, मोटाइल गैमेट्स का, आर्किकोनिया में, डोमिनेंट गैमेटोफाइट में। तो मोसेस में क्या चीज़ होता है? तो पूछा जाए, देखो मोसेस डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन प्रेजेंस ऑफ, तो किस में प्रेजेंस, यानी मोसेस में कौन सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो कि टेरिडोफाइटा से डिफर करती है? रूट, गलत जवाब। मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल गैमेट्स हाँ टेरिडोफाइटा में भी होते हैं, टेरिडोफाइटा में भी हो जाता है। आर्किकोनिया, डोमिनेंट गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है, टेरिडोफाइटा जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो डोमिनेंट स्पोरोफाइट होते हैं, तो तभी तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और जो मोसेस होते हैं ब्रायोफाइटा, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड और हैप्लॉइड कौन सा स्ट्रक्चर होता है? गैमेटोफ एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? ये हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो मोसेस होता है यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। नहीं, पहले हैप्लॉइड यहाँ पे डोमिनेंट होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड वहाँ पे फेस डोमिनेंट है। तो हैप्लॉइड फेस किसकी होती है? जो हैप्लॉइड फेस होती है गैमेटोफाइट की स्टेज। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? डोमिनेंट किस में होगा? मोसेस में होगा। और टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट स्पोरोफाइट होगा, तो वहाँ पे क्या है? डिप्लोइड है। डिप्लॉइड स्टेज कौन सी होती है? डिप्लॉइड स्टेज जो है ना वो स्पोरोफिटिक फेस होती है। 131 में देख लीजिए, कुछ नहीं बताया मैंने, है ना? हाँ, इन जिम्नोस्पर्म में द ओविल इज नेक्ड बिकॉज, ओविल नेक्ड होता है क्योंकि इसमें ओवरी वॉल होती है, एब्सेंट होती है, इसी वजह भाई तभी तो यहाँ पे ओविल नेक्ड होगा। ठीक है, 131 132 हो गया। देन आता है 133 में। 133 में देख लीजिए क्या चीज़ है। 133 में लाइफ साइकिल सेल्विनिया पाइनस की। सेल्विनिया क्या है हमारा? सेल्विनिया हमारे पास है टेरिडोफाइटा, पाइनस है हमारा जिम्नोस्पर्म्स में। तो जो सेल्विनिया है ये हमारा टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा में देख लीजिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो हो नहीं सकती, डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। अब यहाँ पे डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, जबकि लेकिन ऑप्शंस में क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो होगा ही नहीं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो होगा ही नहीं। दो बचे तो दो में से कुछ ना कुछ तो हो ही होगा। अब हम इसके बेसिस पे देखते हैं पाइनस में क्या होता है। पाइनस हमारा क्या? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, तो डिप्लॉन्टिक हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका। ठीक, मोसेस यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मटेरियल एंड ऑल्सो यूजेस फ्यूल, फ्यूल के तरीके से भी यूज़ होता है और लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो कौन सा ऐसा मॉस है? ये हमारे पास मॉस का एग्जाम्पल है स्फैग्नम। अभी हमने बताया था आपको कि जो लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और फ्यूल के तरीके से भी यहाँ पे यूज़ होता है। फ्यूल जिस तरीके से हम लोग पेट्रोल को, डीजल को ये सब यूज़ करते हैं ना, इसी तरीके से जो मॉसेस होते हैं उनको भी फ्यूल के तरीके से यूज़ किया जाता है। देन आता है ग्रीन एल्गी में। ग्रीन एल्गी जो ना ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया और कुछ नहीं है। 134 में एक चीज़ और यहाँ पर है कि जो स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम है ये पीट के तरीके से प्रोवाइड करता है, यूज एज फ्यूल एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, तभी इनको जो है ना लिविंग मटेरियल के तरीके से ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस के साथ जो लाइकेंस होते हैं, मॉसेस के साथ लाइकेन, मॉस होगा ब्रायोफाइटा, इसके साथ लाइकेंस होंगे। लाइकेंस में क्या है? एल्गी, फंजाई दोनों। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो रॉक को कॉलोनाइज करेगा, रॉक को कॉलोनी के फॉर्म में रॉक को बनाएगा, और ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका है। इसका जो है ना ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिक अगर होता तो जैसे हमारा आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस जिससे कि अर्थ को, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिलता है। तो जब रॉक कॉलोनाइज हो जाती है तभी यहाँ पर वेदरिंग होने लगती है और डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। डिकम्पोजिशन से क्या चीज़ होता है? नए नए प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है ना? तो यहाँ पर हमारे जो मॉसेस हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक को कॉलोनाइज करता है। ठीक है, देन आता है 135 में। 135 में देख लीजिए क्या है? ग्रीन एल्गी जो ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो कौन सा ऐसे ग्रीन एल्गी है जो ओगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है? वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, कैलामोडोमोना, जेलेडियम। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जैसे आइसोगेमस रिप्रोडक्शन है। तो दो सिमिलर साइज के गैमीट के अगर फ्यूजन हो रहा होगा, जब दो सिमिलर साइज के जब दो सिमिलर साइज के गैमीट का फ्यूजन होता है तो हम उसको आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर गैमीट फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगेरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना ही रखना है कि अगर दो गैमीट सिमिलर साइज में फ्यूज़ कर रहे हैं
और जो गैमीट है फ्लैजिलेटेड है, तो इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको एग्जांपल को अलग लिखा हुआ है। जो गैमीट है नॉन फ्लैजिलेटेड तो स्पायरोगेरा। एनाइसोगैमस से रिप्रोडक्शन, टू डिसिमिलर साइज के जो गैमेट होते हैं उनके फ्यूजन से एनाइसोगैमस से रिप्रोडक्शन होता है। एनाइसोगैमस का रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब ही ये बताया गया है कि जो डिसिमिलर इन साइज के जो गैमेट्स होते हैं इनकी फ्यूजन से एनाइसोगैमस होता है। इसका एग्जांपल है यूडोरिना। ओगैमस जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट होता है, स्टैटिक यानी रुका हुई फीमेल गैमेट होती है, और एक स्मॉलर मोटाइल गैमेट होती है। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। और रोडोफाइसी में यही रिप्रोडक्शन सीन होता है। हमने तीन तीन क्लासेस पढ़ी ना, तीन क्लासेस पढ़ी है। कौन कौन से, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में एग्जांपल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोडोफाइसी में और क्लोरोफाइसी में सारी रिप्रोडक्शन शो करते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। लेकिन जो रोडोफाइसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओगैमस ही रिप्रोडक्शन शो करता है और कोई सा रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ग्रीन एल्गी, जो कि ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। तो कौन से शो करता है यहाँ पर ग्रीन एल्गी में, वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स ही है ना, ओगैमस, हाँ वॉलवॉक्स और फ्यूकस, दो एग्जांपल दिए गए। तो फ्यूकस अगर होता तो फ्यूकस यहाँ पे होता तो फ्यूकस भी हो जाता, वॉलवॉक्स तो वॉलवॉक्स है। सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में हमने यहाँ पे क्या कितने क्वेश्चंस करने, 10 क्वेश्चंस करने, लेकिन अब हम यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन से हमें नई नई चीज़ों को हमें याद करनी है, नई नई चीज़ों को हमें देखना है, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हमें रिवाइंड करना है बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग है फ्यूकोसैंथिन ऐसे पिगमेंट, तो कौन से ऐसे चीज़ है जिसमें फ्यूकोसैंथिन ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है। तो फ्यूकोसैंथिन किस में प्रेजेंट होता है, फ्यूकोसैंथिन जो होता है वो हमारा फ्यूफाइस में प्रेजेंट होता है। फ्यूफाइस से कौन से ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में देख लीजिए, वॉलवॉक्स हमारा ग्रीन एल्गी है, कल्प हमारा क्या है ब्राउन एल्गी है। पोरफायरा, पोरफायरा कौन सा है, रेड एल्गी है, और पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो इसका आंसर आ जाएगा कल्प। ठीक है, 136 में देख लीजिए, हाँ कुछ लिखा है मैंने, देख लीजिए क्या क्या लिखा है। फ्यूफाइसी में वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ द ब्राउन, यानी ऑलिव ग्रीन से कुछ शेड होते हैं, शेड होता है ब्राउन के, डिपेंडिंग अपॉन द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। देखिए मेन होता है हमारे पास ज़ैंथोफिल पिगमेंट, और इस ज़ैंथोफिल पिगमेंट में फ्यूकोसैंथिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राउन शेड्स आते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टू विच दतूरा बिलोंग्स, दतूरा कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने कैट की फैमिली बताई और कैट की डॉग की फैमिली बताई कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कॉन्वोल्वोनेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली किस में होगा, पॉलीमोनियस। वो कौन सी फैमिली थी हमारे, वो हमारी कोई सी फैमिली तो ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ पे देख लीजिए जेंडर, अगर जेंडर सेम है और कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो है ना मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, ये जो है ये जो मेन पॉइंट है, जैसे जीनस हो गया हमारे पास, जीनस में क्या है, जीनस में देख लीजिए बहुत सारे कॉमन जीनस को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से हमने ये बताया था फैमिलीज का तो चलो अब बता दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर का हम बता चुके थे जो कौन कौन से ऑर्डर है, जैसे कॉन्वोल्वोनेसी, सोलेनेसी, कौन सी ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स के ऑर्डर को इंक्लूड होते हैं ये दोनों फैमिली। ठीक है, इसी तरीके से जो फैलेडी कैनेडी है वो कार्निवोरा में इंक्लूड होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर फैमिली में, क्योंकि दो ही मेन इंपॉर्टेंट होता है और यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि और सब तो चलो याद हो जाता है, लेकिन ये जो है ना फैमिली और ऑर्डर ये नहीं ध्यान होता। तो यहाँ पे देखो दतूरा में कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलोंग होती है, जिसमें जेंड्रा, सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये कौन सी फैमिली को होती है, सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। जीनस पैंथेरा, पैंथेरा होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, ठीक है, जो लायन वाली फैमिली है। और जो जीनस फैलिस है, जो हमारा कैट है, कैट का जीनस क्या है, फैलिस। फेलिस, हम कैट का जो है ना, कैट के जो जीनस है उसका नाम कहते हैं फेलिस, और पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस वगैरह जो होते हैं। तो ये जो जीनस होते हैं ये फैमिली फेलिडी में, फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं। तो कैट और जो लायन वगैरह होते हैं, तो लायन वगैरह होते हैं, टाइगर वगैरह होते हैं, वो सब कौन सी फैमिली के होते हैं, वो कैट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से ये फैमिली फेलिडी होगा। सोलेनम टिबुरोसम वगैरह जो आलू वगैरह होता है, पेटूनिया, ततूरा, ये सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्टली मैच डॉग, कैरिस,
एपिसोड में बताया जा रहा है कि इसमें मैच करना है। तो जैसे डॉग है, डॉग को कैरिस कहते हैं, यस। लियोपार्ड फेलिस गलत, फेलिस का नाम दूसरा, फेलिस को क्या कहते हैं, फेलिस कैट होती है। पोटैटो फेबिएसी फैमिली, पोटैटो सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करती है। फेबिएसी का दूसरा नाम क्या है, लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, फेबिएसी। जो फेबिएसी जो फैमिली है इसको हम लेगुमिनेसी भी कहते हैं। और जबकि पोटैटो फैमिली, पोटैटो किस में आती है, पोटैटो फैमिली कौन सी होती है, सोलानेसी फैमिली होती है। वीट जो था वो डाइकोटिलिडन्स होता है, गलत जवाब। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, फेलिस गलत हो गया। कैनिस डॉग होता है, डॉग का दूसरा नाम क्या है, कैनिस है। कभी भी आप डॉग को देखो तो क्या ध्यान रखो, कैनिस, ठीक। In dash type of taxonomy in phylogenetic system each character is given equal weightage। कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमी है कि जिसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया है। तो 139 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है, जिसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। जितने भी ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, कि जितने भी कैरेक्टर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। और उसके लिए हमने नंबर और कोड्स जो है ना, हर एक कैरेक्टर के लिए कोड्स, हर एक कैरेक्टर के लिए नंबर असाइन किए गए हैं और डाटा लगाए गए हैं और उसको प्रोसेस किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो सेल पे जो बेस्ड होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर वगैरह जो होते हैं ना, इस पे बेस्ड होता है। क्रोमोसोम्स से रिलेटेड होता है साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करते हैं। These taxonomies becomes important when there is no supporting fossil evidence। किसी भी अगर हमें देखना है, भाई देखो यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्लांट हमें नहीं पता, अगर हमारे पास टैक्सोनॉमी ना होती तो हम, और यहाँ पे कोई भी फॉसिल एविडेंस भी ना होता तो हम किस तरीके से हम प्लांट के कंस्टिट्यूएंट को हम किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते थे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉसिल एविडेंस नहीं होगा हमारे पास तो ये जो टैक्सोनॉमी होती है वो सारे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्योंकि हर एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम असाइन कर, हर एक कैरेक्टर को हमने कोड दिया, नंबर दिया, जिससे हम ईजिली हर एक कैरेक्टर को, हर एक कोड को अगर हमें पढ़ना हो तो खट से हम उस चीज़ को हम खोज सकते हैं। तो जो इक्वल वेटेज है, जितने हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज कौन देता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देता है। इसी की मदद से हम सारे ही कैरेक्टर को हम पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेज 5174, बैक्टीरियोफेज लैम्डा T4Fage, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वायरस जो प्लांट पे इन्फेक्ट करता है, वायरस जो इन्फेक्ट होते हैं प्लांट पे उसको वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल्स पे इन्फेक्ट करेंगे वो सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होते हैं। तो एनिमल्स में जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो डीएनए कौन सा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है और सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। और जो प्लांट्स पे इन्फेक्ट करते हैं वो ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। तो जो टीएमवी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो भी एक प्लांट में ही तो इन्फेक्ट कर रहे हैं, टोबैको प्लांट में ही इन्फेक्ट कर रहा है। तो कौन सा स्टैंडर्ड होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। तभी तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर जब दिखाया था वो आरएनए जीनोम वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। और जो वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। और जो बैक्टीरियोफेज पे जो, क्योंकि बैक्टीरिया है तो हमने यहाँ पे प्लांट एनिमल की तो बात कर ली, अब अगर बैक्टीरिया पे कोई अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो उस स्ट्रक्चर का क्या बोला, बैक्टीरियोफेज, और वो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैरीन प्रोटिस्ट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन इन सी। तो मैरीन प्रोटिस्ट, ऐसा मैरीन प्रोटिस्ट जो कि टॉक्सिन, सी में टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। तो कौन से ऐसे मैरीन प्रोटिस्ट होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से होते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, कि जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सी को एक सी किस तरीके से लगने लगता है, रेड के तरीके से, जैसे लाल लाल पूरा सी दिखने लगता है, जिसे हम कहते हैं रेड टाइट्स। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी, पूरा का पूरा सी रेड के तरीके से अपीयर होने लगेगा, ऐसा लगेगा खून ही खून है। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कॉन्यूलेक्स होते हैं, इसका एग्जांपल है कॉन्यूलेक्स, और रेड टाइट्स कहते हैं। तो जो टॉक्सिन भी रिलीज होता है भाई। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूसिंग एस्कोमाइसिटीज। हाँ, यहाँ पर ये देखिए, हमने बताया था ना मैंने आपको कि जो जितने भी हम फंजाई वगैरह उनके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको पूरी की पूरी फंजाई की पूरी यूनिट आपको अच्छे से कवर हो जाएगी। हमने एग्जाम्पल पहले बात कर ली थी, एग्जाम्पल सारी चीज़ें हमने देख लिया था। मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही तो एग्जाम्पल होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर्स में अभी यहाँ पे हम और पढ़ ले रहे हैं। कैरेक्टर्स में जितने भी फंजाई होते हैं, हमें कभी वो खोल के देखो तो उसमें मेन चीज़ उसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन, या तो रिप्रोडक्शन की बात की गई है, उनकी हैबिटेट की 1-2 लाइन होती है, तो उसमें सब क्वेश्चन आते नहीं है। मेन इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इनके रिप्रोडक्शन से होते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा या ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोला जाएगा, दोनों में से कोई ना कोई चीज़ पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब रिप्रोडक्शन में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आते हैं। हम दोनों चीज़ों को, सारी ही चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके एग्जाम्पल आपको पहले ही याद हो चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं। तो इससे आपकी पूरी फंजाई की यूनिट भी खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं चला। क्लास फाइकोमाइसीटीज में देखिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर होगा, मोटाइल होगा, और ए प्लानिस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स होते हैं। ये हमारे पास जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं, इनमें जो ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर कैसा है, ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स हैं। कैसे स्पोर है, ए सेक्शुअल स्पोर है। और जो कि ये स्पोर्ट्स होते हैं ये स्पोरेंजियम में, क्योंकि स्पोरेंजियम यानी एक जैसे हमारा घर होता है, तो इसको हम लगा देते हैं ईएम। तो ईएम का क्या मतलब होता है, जो स्पोरेंजियम यानी इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो एंडोजीनियसली जो है ना स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट के फ्यूजन से होगा, और जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर यहाँ पर भी बन रहे हैं और स्पोर यहाँ पर भी बन रहे हैं, लेकिन ये स्पोर जो है ना, जाइगोस्पोर जो है ना, वो गैमेट की फ्यूजन से, कभी भी गैमेट की फ्यूजन से स्पोर का बनना देखा है आपने? कभी भी गैमेट की फ्यूजन से स्पोर नहीं बनना हुआ देखा होगा आपने। लेकिन क्लास फाइकोमाइसीटीज में जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लास एस्कोमाइसीटीज में बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये जो फाइकोमाइसीटीज है ना, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको ध्यान है ना, इसको एग्जांपल फिर से ध्यान रखना, कौन से है, एल्बुगो। बी से क्या है हमारे स्टार्टिंग आया, तो एल्बुगो पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड में। फिर उसके बाद है राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड, देन आता है म्यूकर। फिर इसमें आ जाता है क्लास एस्कोमाइसीटीज में। एस्कोमाइसीटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि एक्सोजेनिसली कोनिडियोफोर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। कोनिडियोफोर होता है एक स्पेशल माइसिलियम होता है जिसके एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं, बाहर की तरफ ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं क्लास एस्कोमाइसीटीज में। कोनिडिया जो होते हैं अब बाहर की तरफ होंगे और बाहर होंगे, और जब ये जर्मेट करेंगे और जर्मेट करके दूसरे माइसिलियम को प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो इस तरीके से काम हो गया। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर के थ्रू होता है। वहाँ पे ये ध्यान रखना है, ए सेक्सुअल स्पोर जो एस्कोमाइसीटीज में, कोनिडिया एस्कोमाइसीटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के थ्रू होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के थ्रू होगा, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होंगे। और जो सेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे वो होंगे एस्कोस्पोर कहेंगे, जो कि एंडोजेनिसली सैकलाई का स्कीम है। सैकलाई यानी जो एक थैली होती है ना, पॉलीथीन जैसे होते हैं ना, तो उसमें जो है ना एंडोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होते हैं सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। ये जो एस्की होते हैं डिफरेंट टाइप के फ्लोटिंग बॉडी में अरेंज हो जाते हैं, और डिफरेंट टाइप की फ्लोटिंग बॉडीज है, यानी जिससे हमने स्पोर्स का फॉर्मेशन, फ्लोटिंग बॉडी वो होती है जिससे कि स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो एस्काई होते हैं ना, जो थैली होते हैं ना, ये थैली डिफरेंट टाइप्स के फ्लोटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाते हैं, और उस जो फ्लोटिंग बॉडी होती है दैट इज नोन एज एस्कोकार्प, ठीक है। तो ये एंडोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर कैसे प्रोड्यूस्ड होंगे, एंडोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होंगे, और ए सेक्सुअल स्पोर कैसे प्रोड्यूस्ड होंगे, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस्ड होंगे ऑन द कोनिडियोफोर। और क्लास फाइकोमाइसीटीज में ध्यान रखिएगा, फाइकोमाइसीटीज में जो ए सेक्सुअल स्पोर हैं वो एंडोजेनिसली प्रोड्यूस हो रहा है स्पोरेंजियम में, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोजेनिसली है और यहाँ पर एक्सोजेनिसली है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेक्सुअल है यहाँ पे एंडोजेनिसली है। क्लास बेसिडोमाइसीटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, क्लास बेसिडोमाइसीटीज अगर आएगी तो वहाँ पे ए सेक्सुअल का भी रिप्रोडक्शन आएगा तो वो एब्सेंट होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्लाज्मोगैमी इज बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, डिफरेंट जीनोटाइप्स के जो सोमैटिक सेल्स होंगे डिफरेंट स्ट्रेन या डिफरेंट जीनोटाइप, एक प्लस होगा एक माइनस हो गया, एक मेल होगा फीमेल होगा, तो 2 डिफरेंट स्ट्रेन के जीनोटाइप से 2 वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल के फ्यूजन से प्लाज्मोगैमी होती है। पहले प्लाज्मा का फ्यूजन होता है, देन रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक स्टेज जो है ना वो बन जाएगा, जिससे कि बेसिडियम बन जाएगा, यानी ये डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई, ठीक। अभी पहले देखो डाइकैरियोटिक तक स्टेज, ठीक है, विच गिव राइज टू बेसिडियम। अभी इसको ना देखो, यहाँ तक देखो, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट पहले फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी के बाद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ पे किसके बाद आती, तो प्लाज्मोगैमी आएगी फिर डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी,
ठीक है, डाइकोरेटिक स्टेज बाद में नहीं आएगी, क्वेश्चन ही बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना फिर से कि प्लाज्मोगैमी आएगी, फिर उसके बाद डाइकोरेटिक स्टेज आएगी, देन उसके बाद कैरियोगैमी आएगी, देन उसके बाद मियोसिस आएगी। तो कैरियोगैमी और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। तो कैरियोगैमी और मियोसिस जो होता है वो बेसिडियम में, बेसिडियम जो होता है ना, डाइकोरेटिक स्टेज बन गई, और डाइकैरियोटिक स्टेज जब बनती है तो इसके ऊपर बेसिडियम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो बेसिडियम बन जाएगा। तो बेसिडियम बन जाएगी, बेसिडियम जो है ना, बेसिडियम बन जाएगा। बेसिडियम जो है ना, बेसिडियम में मियोसिस हो जाएगी, कैरियोगैमी हो जाएगी, जिससे कि 4 बेसिडोस्पोर का प्रोडक्शन होने लगेगा। तो 4 बेसिडोस्पोर्स का प्रोडक्शन होने लगेगा इन द बेसिडियम। बेसिडियम क्या चीज़ है, जिस तरीके से स्पोरेंजियम की बात करी हमने, कोनिडियोफोर की बात करी, कोनिडियोफोर भी एक तरीके का जहाँ पर से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एक्सोजेनियसली। तो यहाँ पर क्या बेसिडियम, तो एक डाइकोरेटिक स्टेज जब भी आएगी तो एक बेसिडियम बन जाएगा। बेसिडियम यानी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होगा, जैसे कवरिंग होती है ना, तो कवरिंग हो जाएगी। जब भी डाइकोरेटिक स्टेज आएगी तो कवरिंग बना देगा, कवरिंग बना देगा। तो और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। और इस कवरिंग के अंदर क्या होता है, कैरियोगैमी हो जाती है। डाइकोरेटिक स्टेज आ गई, जब दो निकले एक सेल में आ गए, फिर उसके बाद वो जो निकला होता है फ्यूज हो जाता है, कैरियोगैमी हो जाती है। फिर उसके बाद जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट में क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है। और जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगी तो 4 बेसिडोस्पोर का प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, 4 बेसिडोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये इसमें लिखा हुआ 4 बेसिडोस्पोर बनते हैं, और ये जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं एक्सोजेनियसली बेसिडियम में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, और जो बेसिडिया होते हैं फ्लोटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं, दैट इज नोन एज बेसिडोकार्प। फ्लोटिंग बॉडी क्या होती है, बहुत सारे बेसिडिया जो होते हैं, जो कवरिंग होती है, बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं, और फ्लोटिंग बहुत सारे बेसिडिया, जो बेसिडियम जिसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, तो वो जो बेसिडिया होते हैं, बेसिडियम होते हैं, बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं। जब बहुत सारे हो गए तो उसको हम बेसिडिया बोल देते हैं, और अगर एक होगा तो बेसिडियम होगा। तो बहुत सारे बेसिडिया जब अरेंज हो जाएंगे फ्लोटिंग बॉडी में तो उसको हम बेसिडोकार्प कहते हैं। डिट्रोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया क्या क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो डिट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, और बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डिट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल स्पोर होता है, इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया के थ्रू अगर हम वहाँ में बात करें एस्कोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, दोनों में कॉमन चीज़ है, लेकिन वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, एस्कोस्पोर्स के थ्रू हो रहा था, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो रहा है। ठीक है, एब्सेंट है। देन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट शायद क्वेश्चन नहीं है। साइंटिस्ट हु गेव द स्टेटमेंट कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। तो ये हम बता ही चुके हैं आपको कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसने दिया था, बेचेरिनिक ने दिया था, और इन्होंने नाम भी रखा था वायरस का, विच इज़ नॉट कॉमन इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, तो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट टेरिडोफाइटा में तो प्रेजेंट ही है, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि देखो डोमिनेंट स्पोरोफाइट, चलो हाँ ये भी सेम है भाई। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट यहाँ पर भी डोमिनेंट है, और जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। डिप्लॉयड प्लांट भाई, टेरिडोफाइटा भी डिप्लॉयड होती है, तभी तो प्लांटिक लाइफ साइकिल यहाँ प्रेजेंट होती है, तो जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉयड प्लांट होता है। सीड हैबिट जो होते हैं ये कॉमन डिप्लॉयड नहीं होती है शायद, है ना। सीड हैबिट तो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 145 में मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट इन प्लांट किंगडम आर। तो प्लांट किंगडम में मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होता है, हेटरोस्पोरस। देखो जितना भी हमने एल्गी पढ़ा, एल्गी के बाद हमने सीक्वेंस कैसा याद किया, एल्गी है, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म होता है। तो जो स्टार्टिंग कैसे होते हैं, होमोस्पोरस से होते हैं। पहले क्या होता है कि पहले होमोस्पोरस होते हैं, एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो एल्गी में होमोस्पोरस होगा, ब्रायोफाइटा पूरा होमोस्पोरस होगा। फिर ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा होमोस्पोरस होंगे, और कुछ पार्ट, थोड़े से पार्ट हेटरोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइटा में। फिर टेरिडोफाइटा के बाद जैसे जिम्नोस्पर्म में आएगा तो हेटरोस्पोरस पूरा का पूरा। टेरिडोफाइटा जैसे टेरिडोफाइटा में तो हेटरोस्पोरस थोड़ा सा होगा, फिर जैसे जिम्नोस्पर्म आएगा तो पूरा का पूरा हेटरोस्पोरस हो जाएगा। फिर एंजियोस्पर्म तो पूरा हेटरोस्पोरस है ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी टेरिडोफाइटा का जो एक टेरिडोफाइटा जब आएगा तो टेरिडोफाइटा के लेवल पे क्या होगा कि यहाँ पर से स्पोर्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो पहले एकदम ही से चेंज नहीं हो जाती कोई भी चीज़, अगर आप देखो कोई एकदम ही से चेंज नहीं हो जाता, वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है। तो
होमोस्पोरस आ रहा है तो होमोस्पोरस का पूरा मेजर पार्ट है, और थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो टेरिडोफाइटा का है। तो थोड़ा सा पार्ट सॉरी थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो हेट्रोस्पोरस का है। तो ज़्यादातर हमारा होमोस्पोरस, थोड़ा सा यहाँ पर हेट्रोस्पोरस आया, और जैसे ही जिम्नोस्पर्म आया, जैसे ही डेवलपमेंट और बढ़ा तो वहाँ पे पूरा का पूरा हेट्रोस्पोरस आ गया। तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे सैल्विनिया, ठीक है, सिलाजिनेला में भी हेट्रोस्पोरस होता है, सैल्विनिया में भी हेट्रोस्पोरस होता है। टेरिडोफाइटा बिलोंग्स टू द ग्रुप, जो सॉरी ट्रायोप्टेरिस बिलोंग टू द ग्रुप, कौन से ग्रुप में ट्रायोप्टेरिस होता है, टेरोप्सिडा में होता है, ठीक है। 148 लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होती है, तो जिम्नोस्पर्म में डिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में हमने ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म में जो हमारा जो फिर सब ध्यान रखें जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट कैसा होता है, एल्गी, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन एंड जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या होता है कि गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं। पहले क्या होता है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं, वो अपने अपने ही बल पे काम कर रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है वैसे वैसे स्पोरोफाइट डेवलप होती रहती है, और स्पोरोफाइट डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में तो गैमेटोफाइट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉरी वहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ये आपको हम फिर से बताएंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है उसको हम पहले हटा देते हैं, और इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच आर द फॉलोइंग, ये हम लास्ट में क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है, लास्ट में अभी मैं बता रहा हूँ, बस 3 ही क्वेश्चन रह गए। फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर एक्सिटो कंजर्वेशन। एक्सिटो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, फ्लोरा, मोनोग्राफ, ठीक है। एक्सिटो कंजर्वेशन कौन सा है, बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। अच्छा, एक्सिटो कंजर्वेशन और इंसिटो में क्या डिफरेंस होता है, एक बार इसको ज़रा देख लीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आते हैं, और कुछ पॉइंट है ना ये हमें याद भी होना चाहिए। जैसे इन सिटू कंजर्वेशन है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन कहीं पूछा जाए तो वहाँ पर एक्सिटो और इन सिटू में क्या डिफरेंस होता है, तो इन सिटू में मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होते हैं, ANDEMISM। तो हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है कि उसी रीजन में ही स्पीसीज पाई जाएगी और दूसरे रीजन में स्पीसीज नहीं पाई जाएगी। तो इन सिटू कंजर्वेशन एक मैक्सिमम प्रोटेक्शन, एक्स सिटू और इन सिटू ये सब होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो स्पीसीज जो हमारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो हमारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उनको कवर करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए एक्सिटो और इंसिटू का कंजर्वेशन होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के लिए, जिसमें कि जो इंसिटू कंजर्वेशन इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, एक्सिटो में नहीं होता है। इंसिटो में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज वहीं उसी रीजन में पाए जाएंगे। इंसिटू जहाँ पर होगा, इंसिटू कंजर्वेशन जहाँ बनाया गया वहीं पर ही स्पीसीज वो पाई जाएगी और दूसरी जगह पे पाई नहीं जाएगी। इस चीज़ को हम एंडेमिज्म कहते हैं। एंडेमिज्म को आपको फिर से एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि इस एंडेमिज्म क्या चीज़ है, एक तरीके का प्रोडक्शन है जहाँ पर स्पीसीज सिर्फ उसी रीजन में पाई जाएगी और कहीं भी रीजन में पाई नहीं जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो इसका एग्जाम्पल है, हॉटस्पॉट इसका एग्जाम्पल होता है। कितने हॉटस्पॉट हैं, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट है, ओनली 34, जिसमें से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में है। तो इंडिया में कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये एक ही हमारा हॉटस्पॉट आता है। श्रीलंका और वेस्टर्न घाट एक ही उसमें रखे गए। इंडो बर्मा आता है, हिमालय का रीजन जो आता है वो हमारा हॉटस्पॉट का। इंडो बर्मा जो हमारा आसम वाला रीजन होता है ना, आसम वाला, मणिपुर वाला, तो वो हमारा इंडो बर्मा होगा। हिमालय जो रीजन होता है वो हॉटस्पॉट रीजन होता है, ये हमारा थर्ड हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट एक एग्जाम्पल ध्यान में रखा होगा आपने, कभी सुना होगा, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, है ना।
अच्छा, इन सीटू में क्या होता है ना, एक चीज़ आपको और बताएं कि जैसे इन सीटू कंजर्वेशन होता है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कानपुर है, कानपुर में यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पीसीज यहाँ पे पाई गई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी स्पीसीज, स्पैरो की स्पीसीज यहाँ पे पाई गई, और इसके लखनऊ हो गया या इसका आउटर साइड हो गया, तो वहाँ पर ये स्पैरो वाली स्पीसीज नहीं है। तो क्या होगा, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, फिर से एक बार अच्छे से ध्यान रखो, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होगा, स्पैरो यहाँ प्रेजेंट है ना और कहीं भी स्पैरो प्रेजेंट नहीं है, तो इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे एरिया को, पूरे कानपुर को प्रोटेक्ट कर लेंगे कि इस की स्पीसीज, ये जो स्पैरो की स्पीसीज है ये कहीं बाहर ना जाए, एक्सटिंक्ट ना हो। तो इस वजह से यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है, एंडेमिज्म सिर्फ यहीं पाई जाएगी और कहीं स्पीसीज यानी दूसरी स्पीसीज, यही स्पीसीज कहीं और रीजन में नहीं पाई जाएगी। तो इस पूरे कानपुर को प्रोटेक्ट कर दिया गया। जब इस पूरे कानपुर को प्रोटेक्ट कर दिया गया तो इस प्रोसेस को हमने इन सिटू कंजर्वेशन बोला। और जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन में जैसे टाइगर हमारे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, एलिफेंट ख़त्म हो रहे हैं, तो एलिफेंट को उठाया के लेके आए और अपना एक अपने बनाया, एक जगह बनाया, उसमें हमने सारे जितने भी स्पीसीज उनको ला ला के हमने उसमें धर दिया, ठीक है। जितने भी स्पीसीज एक्सटेंट हो रहे हैं, जैसे हमने देखा है लायन एक्सटेंट हो रहा है, ठीक है, लायन है या कोई भी है, कोई भी स्पीसीज, जैसे बारहसिंगा होते हैं ना, आपने कभी सुना होगा बारहसिंगा, तो बारहसिंगा वगैरह जो होता है वो एक्सटेंट हो रहे हैं, तो उनको उठाया ला के रख अपने जूलॉजिकल पार्क में रख दिया। तो ये किसी स्पीसीज़ को लाना और ला के अपनी जगह पे रख देना, ये होता है एक्स सिटू। और इन सिटू यानी पूरे, अब उसको ला नहीं रहे हैं, जहाँ पर स्पीसीज प्रेजेंट है उसी को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, अब वो कहीं जाना है तो वो हमारा इन सिटू हो गया। तो ये जो हमारे 3 हॉट स्पॉट हो गए, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, ये हमारा हॉट स्पॉट रीजन हो गया। इसके साथ साथ 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, 19 नेशनल पार्क होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, बॉटनिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क होता है और नेशनल पार्क होते हैं, दो तरीके के पार्क होते हैं। तो जिसमें नेशनल पार्क होता है ये हमारे इन सिटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क हमारे इन सिटू कंजर्वेशन है। 19 नेशनल पार्क इंडिया में है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में, इंडिया का ये है, हमारे पास इंडिया है, ये इंडिया का ये लोगो बनाया गया है, मतलब इंडिया का ये हमारा है कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, 19 नेशनल पार्क इंडिया में है, फॉर 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है इंडिया में। और ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इन सिटू कंजर्वेशन है। सैक्रेड ग्रुव जहाँ पर रिलीजियस वहाँ पर होते हैं, रिलीजन जहाँ पर इंक्लूड होता है ना, वहाँ पे सैक्रेड ग्रुव होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क आएगा, ठीक है, जूलॉजिकल आपने यहाँ पे कानपुर में देखा होगा, जूलॉजिकल पार्क, जू है ना, वहाँ पर से स्पीसीज लेके आए यहाँ पे रख दिया। बॉटनिकल गार्डन, हमने प्लांट्स को, लिविंग प्लांट्स को लेके आए एक जगह पे रख दिया और उसको हमने स्टडी कर लिया। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया, हमने बाहर से लेके आए, हमने स्पर्म को लिया और एग को लिया, बाहर से लिया, ठीक है, या कहीं से भी लिया और लेके आके अपने ही प्लेस पे जहाँ पर हम जहाँ पे चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो हम खुद से कर रहे हैं ना, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो जाएंगी वह वो हमारे कौन सी चीज़ हो जाएगी, वो हमारी एक्स सिटू कंजर्वेशन हो जाएगी। सीड बैंक होते हैं, तो सीड बैंक हम लेके आते हैं, सीड ला के आते हैं, कोई हमने सीड जहाँ पर है वहीं पर जैसे कहीं पर पड़ा हुआ है सीड, तो वहाँ को तो हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, वहाँ पर से हमने सीड उठाया ला के रख दिया, यहाँ पे सीड बैंक बना दिया। तो ये होगा हमारे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन। कल्चर मीडिया भी इसी का एग्जाम्पल आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, ठीक है। देन जो इसका एग्जांपल फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन का क्या है, बॉटनिकल गार्डन है, तो बॉटनिकल गार्डन एक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया। म्यूजियम वगैरह है, म्यूजियम भी एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो हमने, लेकिन वो एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर ये पूछा जाए ये क्या म्यूजियम एक्स सिटू कंजर्वेशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने प्लांट को मारा, सॉरी एनिमल्स को मार के उसको पिन किया और पिन करके कर लिया। और एक्स सिटू कंजर्वेशन यहाँ पे तो बचाया जा रहा है ना, यहाँ पे लिविंग प्लांट को हम बचाते हैं, यहाँ पे कंजर्व करते हैं, इसको मारते नहीं है। तो म्यूजियम इसका एग्जांपल नहीं है। जबकि बॉटनिकल गार्डन में तो हमने लिविंग प्लांट को लाते हैं, यहाँ पे जैसे हर्बेरियम है, तो हर्बेरियम में एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, लिविंग प्लांट को हमने मारा, डेड किया, ड्राइड किया, तब जाके यहाँ पे ला के रखा। जबकि ये तो कंजर्व कर रहे हैं, ये खुद कह रहा है कि कंजर्व करो, तो क्यों मारेगा, ठीक है। फ्लोरा होगा नहीं, मोनोग्राफ होगा नहीं, ठीक। फ्लोरा जो होता है वो एक्चुअल हैबिटेट, किसी भी प्लांट के हैबिटेट को बताता है।
मोनोग्राफ जो होता है वो किसी एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप के बारे में बताएगा। जैसे किसी अगर हमने बताया कि जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, तो मैंजीफेरा में एक मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, इंडिका क्या होगा, स्पीसीज हो गया। तो हम या स्पीसीज को डिफाइन करेगा, या तो हम अगर हम स्पीसीज को डिफाइन करें, इंडिका को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मोनोग्राफ हो गया। या हम जीनस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मोनोग्राफ हो गया। तो यानी किसी एक चीज़ के बारे में स्टडी का बताना वो मोनोग्राफ होता है। फ्लोरा यानी जहाँ पर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट, जितने हमारे पास प्लांट हैं तो उनका जो हैबिटेट के बारे में बताता है वो फ्लोरा होता है। टर्म मैंजीफेरा एंड एनिकार्डेसीज रेस्पेक्टिवली। तो जो मैंजीफेरा और एनिकार्डेसी जो टर्म होता है, देखो मैंजीफेरा हमारे पास क्या, ये जीनस है, ठीक है, देखो जीनस हो गया। एनाकार्डियेसी फैमिली होती है, मैंगो की फैमिली होती है, ठीक है, एनाकार्डियेसी। तो जीनस है, फैमिली, इसका क्वेश्चन आंसर हो गया। विच द फॉलोइंग नॉट आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का कौन सा एग्जांपल नहीं है, देख लीजिए कौन सा नहीं है। मिथोनोमनास, मिथोनोजेंस होंगे यहाँ पर। मिथोनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। थर्मस रिवर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये थर्मोसिफिलिक बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोबैक्टर, ये हमारे पास क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, जो कि ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। हेलोफाइल्स कहाँ होंगे, जहाँ पे सॉल्टी एरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 147 में कि डिपेंडेंट गैमेटोफाइट है कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। देखिए हाँ, प्लांट्स में दो चीज़ें आते हैं, एक होते हैं गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। जब भी अगर डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट है, कोई भी अगर डोमिनेंट होगा, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, आपके भाई होंगे, पापा होंगे, ठीक है। तो वो जो सबसे बड़ा जो डोमिनेंट होगा वो डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, खुद सोच के बताओ। वो डिपेंड किसी के ऊपर डिपेंड तो करेगा नहीं, वो इंडिपेंडेंट होगा। जो बड़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसको तो वो किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ा नहीं, वो इंडिपेंडेंट है ना। तो जो डोमिनेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो डोमिनेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, एल्गी हमारे पास है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इन सब में देख लेते हैं डोमिनेंट कौन सी है। एल्गी जो होती है वो हमारे पास कैसे होते हैं, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होते हैं। जो हमारे एल्गी होती है वो डोमिनेंट गैमेटोफाइट होती है। फिर इसके बाद मोसेस आते हैं, तो वहाँ पर भी वहाँ पे हैप्लोडोप्लॉन्टिक होती है। तो हैप्लॉइड फेस कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, तो वहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। तो वहाँ पे अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में आते हैं तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, वहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइटा में क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक का क्या मतलब है, वहाँ पर स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होगी। जब स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है तो वहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे जो चीज़ डोमिनेंट है वो तो इंडिपेंडेंट है ही, और जो बाकी बचा जैसे दो चीज़ें, गैमेटोफाइट, अगर गैमेटोफाइट देखो प्लांट में या तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा या तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। तो गैमेटोफाइट अगर डोमिनेंट है तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर डोमिनेंट अगर हमारा गैमेटोफाइट है, फिर से सुनिए, अगर हमारे पास हमारे फिर से सुनिए, फिर से छोड़ो अभी कुछ ना सोचो, सुनिए। प्लांट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड बॉडी और स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड बॉडी। जो चीज़ डोमिनेंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, और जो चीज़ डोमिनेंट नहीं होगी, भाई जाहिर सी बात है, एक डोमिनेंट होगा तो एक डोमिनेंट नहीं होगा। तो जो डोमिनेंट होगा वो तो इंडिपेंडेंट होगा, और जो डोमिनेंट नहीं होगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट। डोमिनेंट होगा वो होगा इंडिपेंडेंट, और जो डोमिनेंट नहीं होगा वो डिपेंडेंट, जाहिर सी बात है, ठीक। अब जिम्नोस्पर्म में कौन सी चीज़ है डोमिनेंट है, जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट है स्पोरोफाइट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो स्पोरोफाइट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। जो डोमिनेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, फिर से बताया था ना अभी हमने। तो जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। और जो गैमेटोफाइट होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। भाई अगर एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल फिर से बताइएगा। जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट स्पोरोफाइट होता है, तो जब डोमिनेंट होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और जो स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक। फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक एल्गी, फ्यूकस कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक एल्गी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए एंड बी, ठीक। ये मैंने आपका पूरा कवर करा दिया, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा, लेकिन आपको ये तीनों ही चैप्टर के मेजर पोर्शंस आपके बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे, ठीक है।